हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, 1857 की क्रांति पढ़ा था। और 1857 की क्रांति के बाद एक्चुअली जो परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तनों को हमने क्या समझा था, बताइए, ध्यान से समझा था। ठीक है, अब आगे देखिएगा। ठीक है, तो चूंकि आप लोगों को सभी को पता है कि 1857 की क्रांति के बाद मतलब अब यहाँ कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और किसका शासन शुरू होता है, बताइए। यहाँ पे ब्रिटेन की संसद का, यानी कि ब्रिटेन की सरकार का अब यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से अब यहाँ पे शासन क्या हो गया है, शुरुआत हो गया है। अब जैसे ही ये शासन शुरुआत हुआ है तो एक नई व्यवस्था आई है कि नहीं, सारा शासन और प्रशासन अपने अंडर में किसने ले लिया है, बताइए। अब सरकार ने ले लिया है, ब्रिटेन की सरकार। यानी अब महारानी यहाँ पे प्रत्यक्ष शासन करेंगी, समझ रहे हो। और वो लोग क्या बताएंगे कि जैसे देखिए ब्रिटेन में लोकतंत्र स्थापित है, और जैसे आज आप भारत का संविधान देखते हो कि नहीं, भारत की व्यवस्था का प्रारूप आज आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो आप पॉलिटी में पढ़ते हो, अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में, कि भैया लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी और राष्ट्रपति होगा, है ना। ये सब मिल करके क्या है, बताइए, एक बॉडी का निर्माण करेंगे, दैट इज संसद। और संसद में कौन लोग आएंगे, जनता के बीच में से ही चुने लोग, यानी जनता ही आएगी संसद में भाग लेने। उसके लिए विधायक और आपके जो है तो अलग अलग जगह के सांसद बैठेंगे। समझ में आया। तो यही व्यवस्था ये लोग बोले कि धीरे धीरे क्रमिक रूप से, चूंकि भारत के लोग जागरूक नहीं है, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और एकदम से ये सब चीजों को नहीं जानते हैं, तो इस व्यवस्था को हम धीरे धीरे यहाँ पे लाएंगे, क्रमिक रूप से लाएंगे। तो 1858 से कानून अब कौन बनाएगा, सरकार। हालांकि इसके पहले भी 1773 से जो सारे कानून है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, और फिर उसके बाद 1853 का एक्ट, ये सारे एक्ट हालांकि ब्रिटिश संसद ही बना रही है, लेकिन वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बना रही है और व्यापारिक उद्देश्य के लिए बना रही है, ना कि यहाँ पे शासन करने के उद्देश्य से बना रही है। आप देख रहे हैं ना कि ईसाई धर्म को प्रचार की अनुमति दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ईसाई धर्म कहां घुसे, भारत की जड़ में घुसे। तो भारत के धर्म को बदले, भारत के धर्म का क्या करे, ईसाईकरण करे। तो भारत के धर्म का ईसाईकरण करने से समाज का भी ईसाईकरण होगा, तो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब, क्योंकि इंग्लैंड में चालू हो गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि आखिर 1858 का एक्ट क्यों लाया जाता है, क्योंकि अब औपनिवेशिक चरण का द्वितीय चरण चालू होता है, दैट इज औद्योगिक चरण। और उस औद्योगिक चरण में आईआर बहुत तेजी से है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो कच्चे माल की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो इंग्लैंड में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो प्रोडक्शन की जो चेन है वो कंटिन्यू जारी रहे। इस कारण से 1858 का एक्ट लाया जाएगा कि भारतीयों तुम नाराज मत हो, कंपनी से ने शोषण किया था, सरकार तुम्हारे उद्धार के लिए आई है। और जब लॉर्ड कैनिंग ये घोषणा पत्र लेकर के इलाहाबाद के मैदान में आता है वहां पे, तो वहां सब लोग बुद्धिजीवी लोग ताली बजाते हैं। क्यों, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अब ब्रिटेन की संसद या ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, बताइए, यहाँ पे सुधार करेगी। जबकि ये तो उन लोगों का क्या था, एक दोहरा चरित्र था, कि सामने क्या दिखाएंगे कि हम तुम्हारा क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लोग पूरी इसके लिए बॉडी लाएंगे। और भारत के शासन प्रशासन को चलाने के लिए, देखो शासन को चलाने के लिए क्या ले आए, बताइए। शासन को चलाने के लिए ये यहाँ पे बोलेंगे कि कौन बैठेगा, वायसराय बैठेगा, गवर्नर जनरल। अच्छा, गवर्नर जनरल का पद आपसे कोई प्रश्न पूछ ले, जैसे बहुत डीप में यूपीएससी में पूछा था कि आखिर 1858 के एक्ट में गवर्नर जनरल के पद को क्यों समाप्त नहीं किया गया। तो गवर्नर जनरल के पद को, क्योंकि वायसराय तो आ रहा है ना, तो गवर्नर जनरल को क्यों बैठा रहे हो। तो गवर्नर जनरल को यहां इसलिए बैठा रहे हैं क्योंकि गवर्नर जनरल को एक्सपीरियंस है ना, पता है ना कि यहाँ भारत में क्या स्थिति है, परिस्थिति है, कैसे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है। इसीलिए तो लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल से वायसराय बना दे रहे हैं ना। नहीं तो दूसरा व्यक्ति आता ना यहाँ वायसराय को का पद को क्या करने के लिए, बताइए, संभालने के लिए। ठीक है, तो अब साथ में गवर्नर जनरल और वायसराय, जैसे कई बुकों में लिखता है कि भैया गवर्नर जनरल को खत्म करके वायसराय, तो ऐसा गलत लिखा है। आ रहा है समझ में। जैसे आजकल की जो बुक आती है जितनी भी, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वो सारी बुकें बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑथराइज लेखक के द्वारा नहीं लिखी गई हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें क्या हैं, अशुद्धियां हमें मिलती है देखने के लिए। जैसे आप पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत देखते हो, बहुत सारी अशुद्धियां हैं। और लक्ष्मीकांत तो पॉलिटी के लिए पढ़ने के लिए आवश्यकता ही नहीं है, हम बताएंगे जब आपको पॉलिटी की क्लास लेंगे तब। एक बार आप पॉलिटी का लेक्चर खत्म कर लेंगे तो जीवन में ना भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा, ना बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, न लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा। और जिसके पास हो तो लाना, बेच देंगे गुरंदी में, तो सब लोग को चाय समोसा खिला देंगे। ठीक है, तो वो 600-700 की बुक लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
तो समझना आप। तो गवर्नर जनरल यहाँ पे क्यों रहेगा, समझ गए ना? क्योंकि गवर्नर जनरल को एक्सपीरियंस है, क्या है बताइए, उसको एक्सपीरियंस है कि भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को कैसे चलाना है। तो गवर्नर जनरल का पद खत्म नहीं किया जाएगा, तभी तो 1909 में मार्ले मिंटो, तो एक रहेगा भारत सचिव और एक क्या रहेगा, वायसराय रहेगा, और इनके अंडर में नीचे गवर्नर जनरल काम करेगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो गवर्नर जनरल भी आएंगे बनेंगे, भारत सचिव भी बनेंगे, वायसराय बनेंगे, क्योंकि अब लूटने के लिए एक नई, कल हमने देखा था ना, जैसे कल का कॉन्सेप्ट समझिए कि सबसे ऊपर कौन रहेगा बताइए, क्राउन, क्राउन मतलब महारानी, महारानी मतलब ब्रिटेन की संसद, ये सर्वे सर्वा रहेगी, ठीक है। अब इसके अंडर में कौन बैठेगा बताइए, भारत सचिव रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्राउन यानी कि संसद यानी कि महारानी यहाँ पे आ पाएगी क्या काम काज संभालने के लिए, ऐसे 54 देश है ना, तो महारानी इतनी फ्री बैठी है क्या, नहीं। तो इसके लिए यहां बैठाया गया क्या बताइए, भारत सचिव, ठीक है। अब भारत सचिव के अंडर में, भारत सचिव के अंडर में यहां कौन रहेगा बताइए, वायसराय रहेगा, ठीक है। और ये जो वायसराय रहेगा, तो इसको अभी पता नहीं है ना कि काम सब कैसे किया जाता है, तो इसकी सहायता के लिए कंटिन्यू किया जाएगा, कौन कंटिन्यू किया जाएगा बताइए, गवर्नर जनरल, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो वो उसकी क्या करेगा, मदद करेगा। तो वही लॉर्ड कैनिंग को उठा के कहां रख दिया जाएगा, वायसराय बना दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, अच्छा अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे इंग्लैंड है, इंग्लैंड है कि नहीं, तो इंग्लैंड में भी भारत का एक सचिव बैठेगा, जिसे क्या कहा जाएगा, भारतीय सचिव कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि 54 देश को गुलाम बना के रखा है ना, तो महारानी 54 देशों की समस्या समझ पाएगी क्या, नहीं। तो उसके लिए एक आदमी बैठाया जाएगा जो समझे। तो यानी कि ये भारत सचिव, ये भारत में बैठा भारत सचिव किससे कांटेक्ट करेगा, इंग्लैंड में बैठे भारत सचिव, और जब कोई गंभीर मुद्दा होगा तभी महारानी को बताया जाएगा ना। जैसे प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद, अब क्या प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय भी देखेंगे क्या, यातायात मंत्रालय भी देखेंगे क्या, फिर जाके सैन्य मंत्रालय भी देखेंगे क्या, नहीं। उसके लिए अलग अलग एक मंत्री बैठाए गए हैं कि नहीं। तो भारत में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लूट कैसे करनी है, तो ये इंग्लैंड में बैठा भारतीय सचिव देखेगा। जब बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो उसके लिए फिर किसको बताया जाएगा, महारानी। तो महारानी किसको बताएगी, संसद को, कि भैया प्रॉब्लम को सॉल्व करो सब मिलकर के, भारत में प्रॉब्लम जा रही है, समझ रहे हो ना। अब बीच बीच में इसीलिए महारानी के पद को लोगों को बताने के लिए कि तुम लोग सब महारानी के अंडर में हो, बीच बीच में महारानी को और वहां के राजा को यहाँ बुलाया जाएगा और उनका सम्मान कराया जाएगा, समय समय पे 1876 में बुलाया जाएगा, फिर वहां 1911 में लॉर्ड हार्डिंग बुलाएगा। तो समय समय में, मतलब वो वहां 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है कि नहीं, तो यही इसी सब चीजों के लिए किया जाता है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। ये, तो यानी कि ये हमारा चलाएंगे, पूरे यहाँ का शासन चलाएंगे कंप्लीट, कौन, ये लोग मिलकर के चलाएंगे, ठीक है। इनकी मदद के लिए मैंने बताया था ना कि यहाँ पे अब कैसे चलाएंगे शासन, तो शासन के लिए मंत्री परिषद चाहिए ना, तो इसी के लिए यहाँ पे क्या बनाई जाएगी बताइए, मंत्रणा परिषद बनाई जाएगी, ठीक है। और इस मंत्रणा परिषद में कितने लोग मिलकर के लूटेंगे, मतलब ये सब पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, कितने, 15 लोग, 15 में से 8 लोग और 7 लोग। तो 7 लोग, 8 लोग किसकी तरफ से रहेंगे, यहाँ पे सरकार की तरफ से रहेंगे, सरकार की तरफ से मतलब कहाँ बताइए, महारानी की तरफ से। यानी कि महारानी इन्हें मनोनीत करेगी, ध्यान देना, चुनाव नहीं होगा इनका, बल्कि इनको महारानी मनोनीत करेगी। क्यों मनोनीत करेगी, क्योंकि ये लोग रानी के विश्वास पात्र होने चाहिए ना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बाकी के ये 7 लोग, बाकी के ये 7 लोग को कौन चयन करेगा, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी को भगाया नहीं जा रहा है, कंपनी से यहां सहयोग लिया जा रहा है, क्योंकि कंपनी को पता है ना भारत को कैसे लूटना है, यहाँ का शासन प्रशासन कैसा है। तो कोई पूछे कि 1858 के बाद कंपनी का बोरिया बिस्तर बांध दिया गया और इंग्लैंड भेज दिया गया क्या, नहीं, कंपनी के लोगों को यहां बैठा दिया गया। यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, 7 लोगों का चयन करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये लोग मिलकर कामकाज संभालेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, ये लोग 8 क्यों और वो लोग 7 क्यों, ये लोग 8 इसलिए ताकि महारानी का बहुमत ज्यादा बना रहे, कहीं कंपनी आगे ना चली जाए, तो इसलिए ये लोग यहाँ पे 8 लोगों को करेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा यहाँ प्रशासन चलाने के लिए। अब बात आया कि लोकल लेवल में गवर्नेंस कौन संभालेगा, तो लोकल लेवल में गवर्नेंस संभालने के लिए प्रशासन रहता है हमारा, और प्रशासन कौन संभालता है, हमारी ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या हुआ बताइए, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कानून, ये सब व्यवस्था कौन लाया है, अंग्रेजों ने लाया है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अंग्रेजों की यही तो बहुत बड़ी एक बुद्धिमत्ता थी कि इतना अच्छा सिस्टम इन्होंने ये लाया पूरा चलाने के लिए, कि हमने तभी तो 1935 का भारत शासन अधिनियम,
पूरा का पूरा उठा के कहाँ रख लिया हमने, भारतीय संविधान में 70%, वहीं से है कि नहीं। और वो सिस्टम कौन सा था, वो सिस्टम वही था जो उनके यहाँ था। और उनके यहाँ क्या सिस्टम था, ये सिस्टम था। समझ रहे हो, ठीक है। तो अब लोकल लेवल में गवर्नेंस को चलाने के लिए क्या ब्यूरोक्रेसी आएगी। तो इसीलिए तो मैंने कल आपको बताया था ना कि देखो 1853 के एक्ट में क्या बोला जाता है कि भैया आईसीएस की परीक्षा आयोजित की जाएगी लेकिन कराई नहीं जाती है। फिर 1858 के एक्ट में अब इन लोगों को क्या करना है बताइए, एक लॉलीपॉप देना है सुधार का। तो बोले कि अब आईसीएस की परीक्षा होगी। लेकिन ये फाइनली होती कब है, 1861 के एक्ट के तहत कहा जाता है कि अब प्रतिवर्ष हर ईयर किसकी परीक्षा होगी, आईसीएस की परीक्षा होगी, जो कि कहां पे होगी बताइए, लंदन में होगी। समझ में आया। तो इसीलिए फिर 1864 में पहले पहले आईसीएस अधिकारी चयन होते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर बनते हैं। समझ रहे हो बात को। तो ये भाई यहाँ पे देखो लार्ड कॉर्नवालिस आया था 1773 में, स्थायी बंदोबस्त लाया गया। तो 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लाया गया, लार्ड कॉर्नवालिस ने लाया ना, तो क्या करना था, राजस्व कलेक्ट करना था ना। तो राजस्व कलेक्ट करने के लिए उसने कलेक्टर का पद बनाया। किसका पद बनाया बताइए, कलेक्टर का पद, ठीक है। अब ये कलेक्टर उस समय कैसे बनता था, समझो बात को। आपसे जैसे पूछेगा कि सिविल सेवा का भारत में जनक कौन है, तो उत्तर क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कलेक्टर कौन बनते थे, तो समाज के ही जो कुछ उच्च वर्ग के जो जमींदार लोग होते थे, तो इनके पास पैसा ज्यादा होता था ना, तो ये अंग्रेजों के पास जा करके उनकी चापलूसी करते थे, उनके प्रिय बनते थे। और उनके प्रिय बनने, क्योंकि जमींदार जो रहता था तो पहले जमींदारी करता था ना, तो उसको पता है ना कि टैक्स कलेक्शन से मैं फायदा लूंगा। तो समाज का जो अभिजात वर्ग यानी कि एलिट क्लास यानी कि जो जमींदार रहता था, वही अंग्रेजों के पास जा जा करके उड़ बैठ के चापलूसी करके उनकी जो है तो मतलब एक तरह से प्रशंसा करके, महिमा मंडन करके, और उनको कुछ पैसा दे करके, क्योंकि कंपनी बहुत भ्रष्टाचार करती थी। आपको पता है ईआईसी कंपनी का जैसे एक कोई कर्मचारी यहाँ पे है, तो वो कर्मचारी किसके लिए व्यापार कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है ना, प्राइवेट कंपनी है ना, तो प्राइवेट कंपनी में तो व्यापार कर रहा है वो, लेकिन वो साइड में व्यक्तिगत व्यापार भी करने लगा था। आ रहा है समझ में। और इसी के साथ यहाँ कंपनी में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होने लगा। समझ रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट इंग्लैंड से लोग आकर के यहाँ नहीं देखेंगे ना कि क्या हो रहा है, या भाई गवर्नर जनरल को साटे, बोले भैया लो थोड़ा तुम पे ही पैसा लो, थोड़ा तुम भी लो, और मिल बांट करके हम सब खाए, जितना राजस्व आए उतना राजस्व वहां दिखाई नहीं रहे हैं। तो ये लोग भी तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से पैसा ले दे के कलेक्टर क्या है बन जाया करता था। कब, 1793 में। समझ में। लंबे समय तक ये व्यवस्था चली। आ रहा है समझ में। फिर आगे चल करके बोला गया कि ये कलेक्टर कहां से बनेगा, आईसीएस की परीक्षा होगी। अब बोला गया आईसीएस की परीक्षा हर वर्ष होगी 1858 में। अब बोला गया कि अब इसमें भारतीय भी प्रवेश लेंगे। कब बोला गया, 1858 में, कि भारतीयों के लिए भी इसको खोल दो। लेकिन अभी परीक्षा नहीं हुई है। परीक्षा कब होगी, ये सब नियम अप्लाई किए जाएंगे 1861 के अधिनियम से। आ रहा है समझ में, कि अब परीक्षा होगी, अब इस परीक्षा में भारतीय भी भाग ले सकेंगे। समझ में आया। तो पहले कौन रहते हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब देखो ये नाम याद करने में दिक्कत आती है, तो मैं बता देता हूं। देखो ये सब कहां से आ रहे हैं। आपने इनका नाम सुना है, द्वारका नाथ टैगोर। बताओ कौन है ये, कौन है बताओ भैया। अभी हम कल ही के लेक्चर में पढ़े हैं। अरे भैया जब राजा राम मोहन राय की 1833 में डेथ हो जाती है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है रामचंद्र वागीश को। ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन को क्या बनाना है, अध्यक्ष। तो ब्रह्म समाज में जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन रहता है वो कौन रहता है बताइए, द्वारकानाथ टैगोर। और ये एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति और एक जमींदार व्यक्ति रहते हैं। समझ रहे हो बात में। इनको बनाया जाता है। ठीक है। इनके बाद कौन बनता है बताओ अध्यक्ष, कौन बनता है बताइए, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। अब ये जो देवेंद्र नाथ टैगोर रहते हैं, समझना बात को, तो यही कुछ समय के लिए चले जाते हैं ना हिमालय तपस्या करने, ज्ञान प्राप्त करने। तो बीच में केशव चंद्र सेन को बुलाया जाता है, फिर ये वापस आते हैं, तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर में लड़ाई हो जाती है वर्णोत्तर विवाह को लेकर के। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो देवेंद्र नाथ टैगोर है ना, इनके दो पुत्र रहेंगे। ठीक है। इनके कितने, दो पुत्र रहेंगे। एक बड़ा पुत्र रहेगा, एक छोटा पुत्र। तो जो बड़ा पुत्र है ना, यही है सत्येंद्र नाथ टैगोर। फैमिली ट्री समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को जीवन में कभी भी
इनके नाम को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इन्हीं के छोटे पुत्र कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ये फैमिली ट्री समझ में आया? इन्हीं को क्या दिया जाएगा बताइए? गीतांजलि के लिए इनकी रचना है गीतांजलि, जिसमें उस समय महिलाओं पे हो रहे मार्मिक अत्याचार को इन्होंने इतने अच्छे तरीके से प्रदर्शित करेंगे कि वो लिखेंगे। तो इसके लिए इन्हें क्या दिया जाएगा बताइए? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और इसी के साथ अंग्रेज इन्हें किनकी उपाधि देते हैं बताइए? नाइट की। आगे चल करके जलियांवाला बाग होगा तो ये नाइट की उपाधि त्याग देंगे। समझ में आया? ठीक है। अब ये कौन है? ये वही है जो आईसीएस उत्तीर्ण किए हैं और पहले भारतीय हैं। आ रहा है समझ में? अब देखो एक जबरदस्त ट्विस्ट बनाते हैं। आईसीएस उत्तीर्ण किए हैं मतलब यूपीएससी की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय नागरिक सेवा। तो क्या बनेंगे बताओ? क्या बनेंगे भैया? यूपीएससी की परीक्षा निकाल के क्या बनते हैं? कलेक्टर बनते हैं ना। तो कलेक्टर बनेंगे ना, लेकिन ये कलेक्टर नहीं बनते हैं, जज बनते हैं। अब समझना कैसे? क्योंकि उस समय जो आईसीएस की परीक्षा होती थी ना, तो यहीं से कलेक्टर भी बनाया जाता था और यहीं से क्या बनाया जाता था? जज भी। आज जज के लिए अलग से परीक्षा होती है ना, लेकिन उस समय जज भी यही परीक्षा से बनाया जाता था और कलेक्टर भी यही परीक्षा से बनाया जाता था। तो ये क्या बनेंगे बताइए? सेशन जज बनेंगे। समझ में आया? तो कोई आपसे पूछे कि ये बने क्या थे, तो कई बुकों में लिखा रहता है कलेक्टर। तो ये कलेक्टर नहीं बने हैं, बल्कि क्या बने हैं बताइए? सेशन जज बने हैं। समझ में आया? ठीक है। तो ये पूरा है ना? ये कहां से जुड़े हैं भाई? ये कौन है? इनके पुत्र हैं। ठीक है। तो ये सब क्या हुए? द्वारकानाथ टैगोर के क्या हुए बताइए? पोते हुए। तो ये पूरा फैमिली ट्री है टैगोर फैमिली का। समझ में आया? और ये सब कहां से निकल रहे हैं? सबका पापा ब्रह्म समाज। समझ में आया कि नहीं? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 18वीं सदी के बुद्धिजीवी क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं यहां देख के समझ में आया ना कि क्या कर रहे हैं? सभी 18वीं सदी के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं और आगे चल करके यही लोग राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करेंगे? निभाएंगे। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो आप लोगों ने समझा अभी कि भाई अंग्रेज लोग क्या करेंगे भैया? ये व्यवस्था लाएंगे, ये आएगी। और ग्राउंड लेवल में भैया कलेक्टर टैक्स कैसे कलेक्ट करेगा? यहां से कलेक्टर टैक्स कलेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और टैक्स कलेक्ट करके किसको देगा? इन लोगों को। तो अभी तक कौन लूट रहा था? कंपनी अपने स्ट्रक्चर से लूट रही थी। गवर्नर जनरल क्या करता था? मैंने बताया ना लूटने के लिए कि सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था लाया, फिर उसके लिए क्या लाया हुआ था? ये स्थायी बंदोबस्त लाया, रैयतवाड़ी लाया, महालवाड़ी। और उसमें वो लोग क्या कर देते थे कि दीवान को नियुक्त कर देते थे। और फिर उसके बाद 1793 से जब स्थायी बंदोबस्त आया तो कलेक्टर का पद आया। तो उसी को आगे कैसे रिफॉर्म कर रहे हैं? ये लूटने के लिए, समझ रहे हो ना? अब हर जगह घुस घुस करके ये लोग क्या करेंगे बताइए? लूटेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अभी तक जो कंपनी की नीति थी, वो कंपनी की नीति क्या थी बताइए? साम्राज्यवादी नीति थी। साम्राज्यवादी नीति मतलब साम्राज्य का विस्तार करना, कि अभी हम मैसूर जीते हैं, अब मराठा जीत ले तो वहां का भी टैक्स मिल जाएगा। अरे समझे, बंगाल जीत ले वहां का भी टैक्स मिल जाएगा। तो ये क्या हुई बताइए? इसे कहते हैं अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो साम्राज्यवादी नीति। ठीक है। लेकिन अब इसी के शोषण के तो विरोध सब लोग आंदोलन कर दिए ना, सभी शासक लोगों ने, क्योंकि इन शासकों से क्या कर लिए? सहायक संधि, हड़प नीति, ये सब कर लिए। तो इसको कैंसिल करके अब यहाँ पे ब्रिटेन की जो संसद है, यानी कि क्राउन है, यानी कि महारानी है, तो नई नीति लाएगी, आर्थिक शोषण की नीति लाएगी। ठीक है। क्योंकि इनको क्या चाहिए है? कच्चा माल। और इसकी सप्लाई इस समय, क्योंकि अमेरिका 14 जुलाई 1776 को आजाद हो चुका है, कच्चे माल की सप्लाई वहां से बंद हो गई है। तो बोले भारत को तो लंबे समय तक पकड़ के रखना है, क्योंकि यहाँ से पूरा कोयला लेना है, इस्पात। और कोयला और इस्पात ही आधारभूत उद्योग का जनक है कि नहीं है बताइए? और उस समय सब कुछ कोयले से होता था, क्योंकि रेलगाड़ी किससे चलती थी? भाप के इंजन से। बना लिया था जेम्स वाट ने इंजन। अब भाप की शक्ति का प्रयोग करके कोई भी इंजन चला दो। इंजन से चलने वाले पावर लूम, कपड़े बनने लगे। इंजन से चलने वाली सिलाई मशीन, सिलाई होने लगी। समझ रहे हो? तो शर्ट बनाने लगे। ठीक है। चूंकि इंग्लैंड में क्या चालू हो गया बताइए? आईआर चालू हो गया। और आईआर से कच्चे माल की आपूर्ति कौन कर रहा है ये बताइए? भारत कर रहा है। तो इसलिए बोलेंगे कि अब हम लोग 1858 के बाद
यहाँ के ना तो समाज में इंटरफेयर करेंगे, सती प्रथा हो रही है होने दो, हमें क्या करना, दिस इज नॉट आवर मैटर, आवर मैटर इज ओनली कच्चा माल, ठीक है। फिर इनके धर्म में क्या चल रहा है, तो धर्म में भी हमें इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ की राजनीति में, तो राजनीति में बोल रहे हैं कि हम अच्छा प्रशासन आपके लिए लाएंगे, ठीक है। अच्छा प्रशासन कैसा प्रशासन है ये बता रहे हैं ये लोग, इस तरह से हम लाएंगे करेंगे आपके लिए। कंपनी उत्तरदायित्व प्रशासन लाएगी, और उत्तरदायित्व प्रशासन कौन सा होता है, जहां पे लोकतंत्र होता है। तो इन्होंने बोला कि हम कैसा प्रशासन आपके यहाँ लाएंगे, रिस्पॉन्सिबल लाएंगे, यानी कि उत्तरदायित्व प्रशासन लाएंगे, ठीक है। और आर्थिक उद्देश्य इनका क्या रहेगा, आर्थिक उद्देश्य ये रहेगा, समझ में आया, ठीक है। तो अब ये लोग पूरी तरह से केंद्रीकृत कहां पे हो जाएंगे, आर्थिक, तो पॉलिसी अपनी चेंज करेंगे, बोलेंगे किसी को कोई इंटरफेयर मत करो, क्योंकि शासक को इंटरफेयर करोगे तो शासक नाराज होगा, तो जनता भी नाराज हो जाएगी। तो कच्चा माल किससे लोगे, और कच्चा माल ही नहीं लेना है अब तो कच्चा माल बनाने के बाद फिर फिनिश प्रोडक्ट तैयार करना है और भारत में बेचना है, क्योंकि भारत में क्या है, कितने लोग रहते हैं बताइए भारत में, बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब उसको नक्शे में नहीं बताया जा सकता, समझ रहे हो बात को। तो बाजार भी कहाँ मिलेगा बताइए, भारत में मिलेगा। तो समझ में आया आप लोगों को। तो 1858 के बाद अंग्रेजों की नीति साम्राज्यवादी से होकर के चेंज होकर के क्या हो जाती है, आर्थिक शोषण की नीति हो जाती है, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि चूंकि अब यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ा सा रिजल्ट क्या क्या निकल करके आ रहा है, समझना बात को। चूंकि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद जिन जिन लोगों ने विद्रोह किया था, उनका बहुत मतलब बेदर्दी से दमन किया था। आपने देखा था ना कि बहादुर शाह के जफर के दोनों लड़कों को और पोते को गला काट करके उसके पास नजराना पेश कर दिया था, समझ रहे हो। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यहाँ सबको मार डाले, जितने लोग थे सबको इन लोग ने क्या कर दिया बताइए, मार डाला। तो इसलिए अब भारत का कोई व्यक्ति मतलब जो है तो विद्रोह करने के लिए तैयार होगा क्या, नहीं होगा। लोगों के अंदर एक तरह से भय का मतलब जो है तो वातावरण है कि नहीं है बताइए, ठीक है। तो अब लोगों को फिर भी अब अंग्रेज लोग आगे चल करके क्या करेंगे बताइए, शोषण करेंगे। तो शोषण करने के लिए अब उन लोगों को अपनी बात भारतीयों को रखना है कि नहीं रखना है बताइए, रखना है कि नहीं रखना है अपनी बात, कि हमारे साथ क्या हो रहा है बताइए, गलत हो रहा है। तो इसलिए ये सब जो गलत हो रहा है इन लोगों के साथ, तो अपनी बात रखने के लिए ये एक छोटी छोटी अपनी क्या बनाया करेंगे, संस्था बनाएंगे, ठीक है। जैसे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो किसानों की आवाज को रखने के लिए एक संस्था बनाएगी। अब किसान लोग विद्रोह करेंगे क्या 1857 के बाद, कोई पूछेगा कि 1857 के बाद विद्रोह क्यों नहीं हो रहा है उसके जैसे, तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में दमन बहुत ही क्रूरता से किया था। तो इसलिए कोई दोबारा से तैयार नहीं हो रहा है, कोई लीडर तैयार नहीं हो रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा है। अब ये सब लोग कब सामने आएंगे, 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। तो हम आज क्या करते हैं, कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और कांग्रेस की स्थापना क्यों हो रही है मालूम है, राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए। क्यों राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो छोटी छोटे लोग अपने अपने मुद्दे को लेके लगे थे अलग अलग क्षेत्रों से। अगर यही सब एक हो जाते तो वो राष्ट्रीय आंदोलन बन जाता कि नहीं बन जाता। और जब राष्ट्रीय आंदोलन बन जाता, सभी लोग मिलकर के सरकार के पास अपनी बात रखेंगे, तो दबाव में, क्योंकि जनमानस का दबाव है, बिना जनमानस के कोई आंदोलन नहीं हो सकता, कोई क्रांति नहीं हो सकती। तो जब जनता पूरी साथ में है तो सरकार को सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा बताओ, सुनना पड़ेगा। इसलिए समय की मांग से कांग्रेस की स्थापना होती है, समझ रहे हो। देखो हुआ क्या है, 1857 की क्रांति हुई है, और क्या ये सफल हो पाई है, नहीं, ये क्या हो गई है बताइए, असफल। असफल, और कोई भी क्रांति तभी सफल होगी जब उसमें बहुत बड़ा जन मानस यानी पूरा भारत देश भाग लेगा। और जनमानस को भाग लेने के लिए क्या होनी पड़ेगी बताइए, एकता। जब एकता होगी तभी भाग लेंगे ना। और यही एकता को इतिहास के शब्दों में क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र के लिए एकता की भावना ही क्या है बताइए, राष्ट्रवाद है, ठीक है। और यही यही जब एकता होगी, यही जब एकता होगी तभी तो आंदोलन होगा, ठीक है। और जब इतना बड़ा जनमानस भाग लेगा तो इसलिए सरकार को दबाव में सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा, यानी जो भी सत्ता रहेगी उस सत्ता पर दबाव बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब ये दबाव बनेगा
तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है पूरा एजेंडा? क्लियर है? तो इसलिए अब यहाँ पे अलग अलग जगह के अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है, जैसे भारत है तो भारत के क्षेत्रों में क्या समस्या है? देखो, कहीं किसान परेशान है, कहीं कौन परेशान है बताइए? जमींदार। कहीं कौन परेशान है? शासक वर्ग। ठीक है। और कहीं कौन परेशान है बताइए? मजदूर वर्ग। तो ये अपनी अपनी समस्या लेंगे, तो अपनी अपनी समस्या के लिए चूंकि 1857 की जो क्रांति हुई है तो उसका दमन कैसे किया है अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने दमन बहुत क्रूर तरीके से। तो अब दोबारा ये लोग करेंगे क्या? क्यों सर काटते हैं? जिससे दोबारा ये विद्रोह ना कर पाए, भय दिखाने के लिए। भय दिखाना पड़ता है कि नहीं? ठीक है। तो इसलिए क्रूर तरीके से किए हैं, तो इसलिए ये लोग अब अपनी बात किसके माध्यम से करेंगे? संस्था के माध्यम से। और ऐसी कई छोटी छोटी अलग अलग मुद्दे के लिए संस्था बनाई जाएगी। बनाई जाएगी कि नहीं बनाई जाएगी? आगे चल करके इसी संस्था को मर्ज करके एक बड़ी संस्था बना दी जाएगी, जिसका नाम क्या रहेगा? कांग्रेस। अब कांग्रेस में क्या बोला जाएगा कि सभी जगह के क्षेत्रों को, मुद्दों को उठा करके कहां लाया जाएगा? जिसके भी जो मुद्दे हैं तो वो इस संस्था में लाया जाएगा। तो देखो, राष्ट्रवाद का उदय हुआ कहां से? 1857 की क्रांति से। हुआ कि नहीं हुआ? और इसी के साथ लोगों में एकता की भावना साथ में प्लस किसने किया बताइए? 18वीं सदी के धार्मिक और प्लस सामाजिक सुधार आंदोलन। दयानंद सरस्वती ने पूरे भारत में यात्रा की, लोगों को एजेंडा बताया, लोग एक हुए कि नहीं हुए? है ना? बहुत सारी संस्था बनी यहाँ पे, ब्रह्म समाज बना, प्रार्थना समाज बना, सब इकट्ठे हो रहे हैं सभा में, तो ये सब चर्चा होगी, सब में एकता की भावना आएगी। तो एकता की भावना आएगी तो राष्ट्रवाद का उदय होगा, और यही राष्ट्रवाद का उदय होगा तो ये आंदोलन करेगा करेगा अपनी मांगों के लिए। तो इसी आंदोलन के लिए एक संस्था बनानी पड़ेगी ना, प्लानिंग करना पड़ेगा ना, नियोजन करना पड़ेगा। तो नियोजन के लिए एक सभा बनानी पड़ेगी ना, जहां सब लोग आके इकट्ठा हो, और उसको कुछ नाम देना पड़ेगा ना, तो उसको नाम दिया गया क्या बताइए? कांग्रेस। तो एकता होगी, राष्ट्रवाद का उदय होगा तो कांग्रेस आएगी। अब ये कांग्रेस क्या करेगी? ये सभी मुद्दों के लिए क्या करेगी बताइए? आंदोलन करेगी। समझ में आया? अब इसी आंदोलन से भारत को आगे चल करके क्या मिलेगी बताइए? आजादी मिलेगी। तो पूरा कॉन्सेप्ट अभी बिल्ड किया है आगे तक का, 1947 तक का। 1857 से लेकर के ये 1947 तक का कॉन्सेप्ट है कि क्या होगा ये पूरा, कैसे एकता आ रही है, कैसे राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। राष्ट्रवाद के उदय ने ही कांग्रेस को जन्म दिया, दिया कि नहीं दिया? क्योंकि लोग एक हो रहे हैं, एक हो रहे हैं तो आंदोलन करेंगे। ये सब लोग एक हो जाएंगे कि नहीं? और एक होकर के आंदोलन करेंगे, और आंदोलन करेंगे। और अब भारत को समझ में आएगा कि हम लोग गुलाम हैं। 1857 तक समझ में नहीं आया था, कब समझ में आएगा? अब भी समझ में आएगा। ये कुछ गवर्नर जनरल आएंगे, लॉर्ड लिटन आएगा और लॉर्ड रिपिन आएंगे। तो लिटन लाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसके तहत वो क्या करेगा? बोलेगा कि जितने भी लोग समाचार पत्र लिख रहे हो उसको हम बैन कर रहे हैं, जो जो अंग्रेजों की बुराई लिखेगा सबको बैन कर रहे हैं। ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे मतलब लॉर्ड लिटन दो तीन ऐसे कानून लाएगा, ये गवर्नर जनरल, कि जनता को पता चला कि यार ये तो हमारे हर चीज में प्रतिबंध लगा रहे हैं। आर्म्स एक्ट ले आ देगा 1878 में, कि कोई भी व्यक्ति हथियार नहीं रख सकता, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी नहीं। कहीं भी कोई भी व्यक्ति हथियार मिला उसको सीधे पकड़ के 7 साल की सजा। तब भारतीयों को समझ में आया कि हम तो गुलाम हो चुके हैं। 1878 में अभी तक किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो जब पता चलेगा कि हम गुलाम हो गए हैं, तो ये सब मुद्दों को लेके, चाहे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो, चाहे आर्म्स एक्ट हो, चाहे जमींदार हो, किसान हो, आजाद होना चाहेंगे कि नहीं होना चाहेंगे? इसलिए आजाद होने के लिए अब किसका बताइए? अपनी बात रखने के लिए एक संस्था बनेगी, जहां सभी के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग आकर के इकट्ठा होंगे। समझ में आया? इसलिए फिर कांग्रेस की क्या होगी बताइए? स्थापना होगी। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के आखिर तात्कालिक कारण क्या रहे। तो तात्कालिक कारण यही रहा, ये आपका लॉर्ड लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट। तो इसका विरोध करेंगे। अब मानो एकदम से ये लोग अंग्रेज का विरोध कर दें तो अंग्रेज मार देंगे कि नहीं मार देंगे? तो इसलिए विरोध करने के लिए थोड़ी जनता चाहिए कि बहुत सारी जनता?
तो जनमानस को इकट्ठा किया जाएगा और इकट्ठा करके फिर अंग्रेजों पे क्या बनाया जाएगा बताइए, दबाव बनाया जाएगा कि भैया ये चीज गलत है, इसको तुम क्या करो, सुधारो। तो हम देखते हैं कि आखिर कांग्रेस की स्थापना के तत्कालिक कारण, कांग्रेस की स्थापना, इसके लिए आखिर है तो दीर्घकालिक कारण, सब बता दिया ना, सब शोषण हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जमींदार किसान मजदूर सबका हो रहा है कि नहीं, शासक सबका हो रहा है कि नहीं। लेकिन तत्काल का कारण क्या, अब उसको चिंगारी कौन देगा कि हम अपनी सारी बात, अब ये लोग सब विद्रोह क्यों नहीं कर रहे हैं 1857 जैसा, क्योंकि पता है ना कि अंग्रेजों के पास हथियार हैं, तूप है, बंदूक है, गोले हैं। और अब तो ग्राउंड लेवल तक सिस्टम फैल गया है ना, कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर से लेकर के सब एवरीथिंग। तो तुरंत दमनाता 1861 में आ गई है पुलिस, कि जो भी अगर थोड़ी फालतू बात करे सूट के मानना है, सीधे ले जाओ जेल में, 24 घंटे तक खूब कुटाई करो, उसके बाद छोड़ दो, बोलो अरे हमें तो तुम पे केवल शक था। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम आ गया कि नहीं आ गया, तो समझ रहे हो ना, 1861 में पुलिस एक्ट भी आया है, पीडब्ल्यूडी भी आया है। पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रोड सड़क यातायात। ये रोड सड़क कौन बनाएगा, पीडब्ल्यूडी। और सड़क किसके लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं ना, जगह जगह जाकर के प्रशासन करना है ना, तो प्रशासन करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, सड़क की जरूरत है कि नहीं। और उसका दोहरा लाभ भारतीयों को मिल गया कि वो लोग आ गए सड़क से, कहाँ गए, सड़क से चल करके कहा, जैसे पहले गांव में खेत ही खेत है, तो पता चला बारिश में तो आदमी कहीं जाता ही नहीं था, अब सड़क बन गई तो कहाँ चला जाएगा, पकड़ लेगा रेल, रेल से कहाँ, जहां जाना हो वहां चला जाएगा। आज आप भारतीय रेल से जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। सबसे अच्छी यात्रा का मतलब एक मतलब साधन आपके पास है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसका तात्कालिक कारण हम समझते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना के लिए असंतोष, सभी सभी में क्या है बताइए, असंतोष तो है, लेकिन असंतोष होने के बाद भी ये लोग विद्रोह कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। क्यों विद्रोह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1857 में अंग्रेजों ने कैसे दमन किया था, क्रूरतापूर्वक। तो इन्हें अपनी बातें रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि इनके साथ बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसी के लिए क्या बनाई जाएगी बताइए, संस्था, ठीक है। तो इसका तत्कालिक कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं अन्याय। तो अन्याय क्या क्या हो रहा है देखो, समझते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही क्रूर गवर्नर जनरल आता है, ठीक है, जिसका नाम क्या रहता है बताइए, लॉर्ड लिटन रहता है। कौन आता है हमारे यहाँ, लॉर्ड लिटन। तो उसकी कार्यवाही, तो इसका जो तात्कालिक कारण बनता है, वो तात्कालिक जो हमारा गवर्नर जनरल रहता है बन के आता है लॉर्ड लिटन, इसकी क्या बताइए कार्यवाही, ठीक है। तो ये क्या कार्यवाही करता है हम देखते हैं, ठीक है। तो अब तक इसी वक्त 1866 में दादा भाई नौरोजी ने द ड्रेन थ्योरी सबको समझा दी है। तो उससे ये पता चल गया है भारतीयों को, अब जाके पता चल रहा है कि अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग अब लिखना चालू किए। लिखना भी किसने चालू किया था, राजा राम मोहन राय ने, इसीलिए उन्हें पत्रकारिता का जनक बोला जाता। समझ में आया? तो उन्होंने मोटिवेट किया, लिखना चालू किया, नहीं तो पहले तो भारत में समाचार पत्र ही नहीं थे। जैसे मुगल काल में बादशाह की अगर कोई बात बतानी होती थी, तो एक व्यक्ति आता था, वो ढोल पीटता था नगर में, सबको इकट्ठा करता था, सब लोग आते थे कि बादशाह ने ये शाही फरमान जारी किया है। समझ रहे हो, कहीं भी कोई मतलब संचार के लिए पत्र ये सब थे नहीं। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब 1853 में डाक व्यवस्था भी हो गई है। तो अगर मैं बुद्धिजीवी हूँ, तुम बुद्धिजीवी हो, तुमसे मुझे संवाद करना है और बताना है, मैं बंगाल में बैठा हूँ, तुम बंबई में बैठे हो, मैं बताऊंगा यार बंगाल में तो अंग्रेजी ये कर रहे हैं, तुमको बंबई में, तो बंबई में कौन बैठे हैं, एमजी रानाडे। तो एमजी रानाडे ने यहाँ जवाब दिया, जो भी यहाँ पे बुद्धिजीवी है उसको। तो पत्राचार से पता चला ना कि यार बंगाल में भी दिक्कत है, बंबई में भी दिक्कत है, तो क्यों ना सब हो करके एक संस्था बना ले और सब मिल करके उसके लिए क्या करें, लड़ें, ठीक है। और इसको इसको बनाने के लिए तत्कालिक कारण बनता है लॉर्ड लेटन की कार्रवाई, ठीक है। क्योंकि लॉर्ड लेटन क्या लाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछता है, 1878 में क्या लाता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाता है। इस एक्ट के तहत अब क्या हुआ था कि सभी लोग लिखने लगे हैं समाचार पत्रों का। इस समय बहुत ज्यादा फेमस हो गई है एक पत्रिका, जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, क्लियर है। और इसी समय तिलक के दो अखबार बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। एक का नाम है मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में है, किस भाषा में है, नाम मराठा है लेकिन भाषा मराठी नहीं अंग्रेजी है, ठीक है। और एक एक कौन है बताइए, केसरी।
और केसरी की भाषा क्या होगी बताइए? मराठी होगी। अब समझना, ये जो 18वीं शताब्दी के तिलक भी कहां से आ रहे हैं बताएं? दयानंद सरस्वती को पकड़ो, लाल बाल पाल, वो कनेक्शन है। तो समझ में आ रहा है बुद्धिजीवी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो ये बुद्धिजीवी क्या करेंगे? बुद्धिजीवी शुरू में सामाजिक कुप्रथा पे क्या किए बताइए? कुठाराघात किए। फिर बाद में इन लोग को समझ में आया कि अंग्रेज यहाँ प्रताड़ित कर रहे हैं यार, तो अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ ये लोग खुले तौर पे अपने समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में लिखने लगे। और इसमें से बांग्ला भाषा की ये डेली की पत्रिका अमृत बाजार बहुत ज्यादा फेमस हो गई, जैसे आज की डेट में दैनिक भास्कर। समझ में आया? ठीक है। अब इसमें खुलकर के ये लोग अंग्रेजों की, इसमें क्या लिख रहे हैं ये लोग? अंग्रेजों की जो भी यहाँ पे शोषणकारी नीति है उसको ये लोग खुलकर के लिख रहे हैं। ठीक है। और ये इन लोगों को सबको, एक व्यक्ति है 1866 में, जिसका नाम क्या है बताइए? दादा भाई नौरोजी। उसने लिख लिख करके लोगों को समझाया कि भैया अंग्रेज यहाँ से पूरा पूरा अंग्रेज यहाँ से क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ से पैसा ले जा करके कहाँ पटक रहे हैं? लंदन में। और उसे इन्होंने बता दिया, किससे बताइए? ड्रेन थ्योरी से। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं? तो पढ़ेगा लिखेगा तो पूरा पढ़ना चालू करेगा। अच्छा ये नहीं, ये नहीं, ये पूरा बैकग्राउंड तैयार हो गया कि नहीं? अब ये क्या जवाब देगा लिटन? लिटन बोलेगा कि भैया हम यहाँ पे वर्नाक्यूलर ला रहे हैं। अब वर्नाक्यूलर क्या होता है समझना। जैसे आप वर्तमान में फिल्म आती है कोई भी, तो फिल्म थिएटर में आने के पहले कहाँ जाती है? सेंसर बोर्ड के पास। और सेंसर बोर्ड उस फिल्म को पूरा वॉच आउट करता है और उसमें देखता है इसमें ऐसा कोई तो सीन नहीं है जिसे देख करके समाज विचलित हो जाए, ऐसा कोई सीन तो नहीं है जिससे भारत की सभ्यता और संस्कृति पर कुठाराघात पड़े। मतलब ऐसा कोई भी सेंसिटिव सीन को अलग करने के लिए बनाया गया है सेंसर बोर्ड। तो वही काम यहाँ पे कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे कि यहाँ पे लाएंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम लोग कुछ भी लिखोगे तो वो पहले किसके पास आएगा? अंग्रेज के पास। अंग्रेज उसे चेक करेंगे, अगर उसमें अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी लिखा है तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अब अंग्रेजों की शोषणकारी नीति सामने नहीं आएगी। समझ में आया? तो इसलिए इसलिए बोलते हैं ये लोग कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जितने भी जितने भी देसी भाषा के समाचार पत्र हैं, आगे चल करके इतना क्रूर हो जाता है कि जैसे तिलक के मराठा को बैन करेंगे, केसरी को बैन करेंगे। मराठा अंग्रेजी में है तो ये लोग फटाक से पढ़ लिए तो बैन कर दिए। तो उन्होंने क्या किया? मराठी भाषा में लिखने लगा। तो फिर किसको बुलाए? एक ट्रांसलेटर को बुलाए, बोले बताओ यार ये समझ में नहीं आ रहा है का लिखे हैं। फिर बोले ऐसे यहाँ पे अमृत बाजार में बंगाली में लिख रहे हैं, तो बोले कितने ट्रांसलेटर बुलाएं और किससे पढ़ पढ़ करके सुनवाए। तो एक काम करो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में शुरू में तो अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन बाद में क्या कर दिए कि देसी भाषा के जितने भी न्यूज़पेपर हैं सबको कर दिया गया बैन। अब देखो, इससे समाज में चेतना जागृत हो रही थी, क्योंकि अगर जो बंगाल में है तो वो इंग्लिश जानता है कि बंगाली जानता है? अगर मैं तुम्हें दो पन्ना दे दूं, एक हिंदी में दे दूं और एक इंग्लिश में, तो तुम किसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे? हिंदी को। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मातृभाषा है ना। तो बंगालियों की मातृभाषा बांग्ला, मराठियों की मातृभाषा क्या? मराठी। तो इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़ करके पढ़ना चालू किया, लोगों में चेतना जागृत हुई। ऐसे में लिटन तो बोला कि अरे भैया हम लोग का तो बोरिया बिस्तर बन जाएगा। तो एक काम करो, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू सारे देसी भाषा के, चाहे वो बंगला हो चाहे मराठी, और देसी भाषा को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि लोकल लोग देसी भाषा समझेंगे ना, इंग्लिश नहीं समझेंगे। तो इस प्रकार से इसको कर दिया बैन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अमृत बाजार पत्रिका रहती है ना, ये पहले दिन बैन हुआ ना, दूसरे ही दिन ये लोग तुरंत अपने न्यूज़पेपर को इंग्लिश में छापने लगे। तो एग्जाम में पूछता है पहले इसकी भाषा क्या थी? बंगला। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया तो उसके बाद इसकी भाषा क्या हो गई? इंग्लिश। बुद्धिजीवी वर्ग थे, इंग्लिश भी आती थी, तो फटाक से दूसरे दिन ये किस में निकालने लगे? इंग्लिश में। लेकिन ऐसा केवल ये कर पाए ना, बाकी लोग तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसका विरोध होगा। बुद्धिजीवी वर्ग बोलेगा कि यार इससे क्या हो रहा है? अब इससे देखो न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या हो रहा है, देखो उनकी जैसे आज भी जैसे पुराने लोग रहे, जैसे वर्तमान के लोगों के पास ज्ञान का अभाव क्यों है? क्योंकि वर्तमान का समय न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं है।
अब आप लोग बोलेंगे न्यूज़पेपर पढ़ने से कैसे ज्ञान आएगा? आप रेगुलर पढ़ोगे बहुत ज्ञान आएगा। आपका वोकेबलरी बढ़ेगा, शब्दकोश बढ़ेगा, भाषा शैली बढ़ेगी। आप देखोगे कि वो हो रहा है तो लोगों से पूछोगे ना कि यार ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है क्या? कहीं का राज्यपाल हटाया जाएगा तो बोलोगे ना कि यार संविधान के किस नियम के आधार पे यार ये राज्यपाल को हटाया गया? आखिर क्यों हटा दिए? चुनाव हुआ तो यहाँ पे यार ये 6 महीने बाद सरकार क्यों गिर गई यार? दूसरी सरकार कैसे बन रही है? मध्य प्रदेश में हुआ था कि नहीं हुआ था बताइए? 2018 के चुनाव के बाद। ठीक है, तो समझ रहे हो बात को कि नहीं? कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, फिर क्या बताइए, बीजेपी की सरकार आई। समझ रहे हो? ठीक है, कई जगहों पे उपचुनाव होता है, तो क्यों होता है? समझ रहे हो? तो न्यूज पत्र सभी को चेतना को जागृत करता है कि नहीं करता है? और उससे पढ़ने से आपका अल्टीमेट नॉलेज। लेकिन आजकल का जमाना, जैसे कल ही मैं एक जगह गया था तो बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी। आपका दिमाग पंगु हो रहा है पूरी तरह से। कैसे हो रहा है मालूम है? रील देख करके। रील देखने से ना आपके दिमाग की सोचने समझने और धैर्य पेशेंस सीखने हर चीज की क्षमता का ह्रास हो रहा है। आपको लग रहा है कि सब कुछ मुझे 15 ही सेकंड में मिल जाए। आ रहा है समझ में? इसके बहुत ज्यादा पोस्ट इफेक्ट है। लोग दिमागी रूप से विकलांग बन रहे हैं, पंगु बन रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, फिर उसमें हम डिटेल पे चर्चा करेंगे। तो देखो, अब जनता विरोध करेगी कि नहीं? तो समझ गए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और उसकी पूरी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो, अब यहां पर की क्या होगा कि मतलब अब जनता में रोष उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं? जनता बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। अभी ये आया ही नहीं था कि दूसरा ला दिए। दूसरा एक्ट क्या ला दिए? 1878 का लिटन ने दूसरा एक्ट ला दिया। क्या ला दिया बताइए? आर्म्स एक्ट ला दिया। समझ में आया? क्यों ला दिया समझना। क्योंकि ब्रिटिश ब्रिटिश के पास क्या हुआ करती थी बताइए? बंदूकें। और इसी बंदूकों के दम पे इन्होंने 1857 की क्रांति को जीता था। तो लोगों के बीच में एक मतलब एक कहना चाहिए एक मतलब इंटरेस्ट का विषय बना कि आखिर हम इस बंदूक को भी तो जाने, ये कैसे चलती है, क्या होता है। क्योंकि मुगल काल में तो युद्ध आप देख रहे हैं ना, ज्यादातर मतलब घुड़सवार और तलवारों से ही लड़े जाते थे। सीमित मात्रा में ही तोप, जैसे अब्दाली का देखे तो सीमित मात्रा में ही उसके पास जो थी तो मतलब तोपे थी। सिराजुद्दौला के पास भी आप वहां पे 1757 में सीमित मात्रा में ही, असीमित मात्रा में बारूद तोप ये सब नहीं होती थी ना, क्योंकि बहुत पैसा लगता था ना। समझ रहे हो ये सब चीजों को लेने में? और फिर उसका पैसा भी छोड़ो, कारखाना होना चाहिए ना। आज भी भारत हथियार रसिया से खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? बना पा रहा है क्या? नहीं। जबकि हमारे पास डीआरडीओ है, इसरो है। बना सकते कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। अब ये सरकार का काम है कि मोटिवेट करे अच्छे अच्छे आईआईटियंस को, यहीं पे रोक लो तुम। अब वो आईआईटियंस क्या करें? हथियार बनाए। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि जब हम खरीदी करेंगे ना, तो खरीदेंगे एक का माल बताएंगे 10। तो इसलिए हम बनाने की जगह क्या करें? खरीदना। खरीदना सरकार के लिए ज्यादा लाभदायक है, और यहां बनोगे तो सस्ता बनेगा। लेकिन भारत का जो है वो मतलब जो है तो वर्चस्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे हमने अमेरिका से हथियार क्यों नहीं ले रहे हैं? अमेरिका चाहता है हम ले, क्योंकि जो देश हथियार बनाना जानता है उसको डिफ्यूज करना भी जानता है ना। पता चला बंदूक दे दिए, लेके खड़े हो गए, वहां से वो लोग प्रोग्राम से क्या कर दिए? डिफ्यूज कर दिए। पता चला गोली ही नहीं निकल रही है, तो कहां से लड़ लोगे? पता चला ड्रोन बेचे, वहां से चिप से वो कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे ही भारत कहीं अटैक किया बोले डिफ्यूज कर दो। आ रहा है समझ में? आपने देखा था ना कि रशिया वो यूक्रेन के ड्रोन्स जा करके रशिया में घुस करके उनके पूरे टैंकों को और ट्रकों को उड़ा दिए। समझ रहे हो? ठीक है। तो कहने का मतलब, भारतीय लोगों ने बंदूक देख लिया। अब बंदूक देख लिया तो कुछ लोगों ने उसको देख के समझ के, कुछ टेक्निकल लोग रहते हैं कि नहीं, बंदूक बनाना शुरू कर दिया। अब वैसी बंदूक तो नहीं बनाने लगे, लेकिन ये लोग क्या बनाने लगे? देसी कट्टा। और देसी कट्टा किसके हाथ में आ गया बताइए? क्रांतिकारी। और जब क्रांतिकारी और युवा युवा व्यक्ति जिसका खून तेज है ना, और वो एक बदलाव चाहता है, तो इसलिए उसे क्रांतिकारी बोला जाएगा। क्रांतिकारी का मतलब समझते हो ना? क्योंकि व्यवस्था में परिवर्तन, और व्यवस्था में परिवर्तन का मतलब क्रांति, और जो व्यक्ति लाएगा वो कहलाएगा क्रांतिकारी। समझ में आया शब्द का मतलब क्या है? तो ये लेकर के क्या करेंगे? ब्रिटिश को चटकाने लगेंगे। तो लिटन बोलेगा कि भैया एक काम करो, किसी के पास भी अगर हथियार है तो उसको अंग्रेजी, उसको ब्रिटिश लोग क्या कर लेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे। सबकी तलाशी ली जाने लगी, क्योंकि क्रांतिकारी एक्टिविटी हो रही थी। तो क्रांतिकारियों को यहीं रोक दिया गया। तब जाकर के 1899 में चापेकर बंधु एक्टिवेट होंगे। समझ रहे हो? क्योंकि हथियार ही बंद कर दो तो कोई क्रांति कर पाएगा? प्रेस रोक दिए, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हथियार रोक दिए,
कुछ पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे अब राजा महाराजा भी बंदूक रखे थे, उनकी भी बंदूकें जब्त की गई, और जो लोग सेल्फ डिफेंस के लिए बंदूक रखे थे वो भी जब्त की गई, और बोले जिसके पास भी हथियार मिलेगा उसे 7 साल की सजा, और कई लोगों को सजा कर दी गई। तब पता चला आया कि भारतीयों पर इतने सारे लगाए जा रहे हैं प्रतिबंध, तो ये क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि अब हम बन चुके हैं गुलाम। यहां समझ में आ रहा है लिटन की कार्रवाई से। 1857 के पहले तो हवा ही नहीं लग रही थी कि हम गुलाम हैं। जैसे जब जीएसटी आया तो पता चला कि क्या हो रहा है, लेकिन जब जीएसटी का परिणाम आया तब पता चला कि इफेक्ट पॉजिटिव की जगह निगेटिव है। ये कब पता चला? उसके अप्लाई होने के बाद। तो अंग्रेज गुलाम बना रहे हैं तो पता चलेगा क्या? नहीं, गुलाम बनने के बाद। समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ, जनता में आक्रोश आएगा कि नहीं आएगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आएगा। किससे आएगा बताइए? आर्म्स एक्ट से आएगा। इतना ही नहीं, आगे चल करके लिटन क्या बोलेगा कि कहीं भी लोग भैया संस्थाएं बनने लगी। क्या बनने लगी? संस्थाएं बनने लगी अपनी बातों को कहने के लिए। तो अब लोग हथियार का विरोध करेंगे, ये प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध करेंगे, करेंगे कि नहीं? तो जैसे कलेक्टर के पास पावर होता है ना, धारा 144, आ रहा है सुनने? जैसे कलेक्टर कलेक्टर का सबसे बड़ा पावर ये रहता है कि पहली चीज तो वो सीमा प्रतिबंध कर सकता है, किसी को भी जिले से बाहर निकालने का आदेश दे सकता है। आ रहा है समझ में? और इसी के साथ जब चुनाव होता है ना, तो सबसे ज्यादा पावर कलेक्टर के पास आ जाता है। और किसी भी 3 लोगों, उसको 3 खून माफ है, मतलब समझ गए? 3 लोगों को अगर कलेक्टर गोली मार देगा तो उसे कोई अंदर नहीं कर सकता। कब? चुनाव के वक्त। और सिर्फ इतना लिख करके दे दे कि ये व्यक्ति चुनाव में अवरोध पैदा कर रहा था। समझ गए कि नहीं? ठीक है, क्लियर है ना? तो इसी तरह अंग्रेजों का जो सिस्टम था, यहाँ पे लिटन ने बोला कि भैया कोई भी सामूहिक रूप से, धारा 144 जो कलेक्टर लगाता है, और इसके मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए किसको बुलाता है? आईपीएस को, कि फटाक से जाकर के सब जगह सभी थानों में क्या कर दो, सूचना दे दो, और सभी को गश्त में भेज दो कि कहीं भी 3 से ज्यादा व्यक्ति कहीं भी नहीं खड़े रह सकते, नहीं आपस में बात कर सकते। तो इसने इसने सामूहिक इकट्ठा होने पे लोगों के क्या लगा दिया बताइए? बैन लगा दिया, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया। अब लोग और ज्यादा नाराज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताइए? ठीक है। तो और इसी के साथ जब ये सब हो रहा है तो कोई भी ये सब घटनाओं की जानकारी लेख में नहीं। अब उस समय तो मीडिया था नहीं, आज तक था नहीं, अंजना ओम कश्यप थी नहीं कि धर्मेंद्र मरा नहीं पहले ही बोल दे कि मर गया है। कि धर्मेंद्र आया ना और अपना डायलॉग बोला कि कुत्तों मैं जिंदा हूं। मतलब जबरदस्त आजकल का मीडिया है, इतनी ज्यादा टीआरपी की कि कोई बीमार है, सीरियस है, तो पहले ही बता दो कि मतलब निपट गया है या निपटने वाला है, तो एक संभावना। ठीक है, तो अब समझना बात को यहाँ पे तुम लोग। अब लेख तो अब ये सब चीजें लोगों में और आक्रोश हो जाएगा ना कि हम तो लेख ही नहीं लिख सकते यार, बता ही नहीं सकते। आ रहा है समझ में? तो इतना ज्यादा आक्रोश हो जाएगा यहाँ पे कि ये लोग सब लोग इकट्ठा होकर के, जनता इकट्ठा होगी कि नहीं होगी, तो यही लोग जाकर के इसके रिजल्ट में कांग्रेस की क्या लेंगे? सदस्यता लेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब इतना ही नहीं, इसके बाद अगला गवर्नर जनरल आएगा। कौन आएगा बताइए? लॉर्ड रिपिन आएगा। कौन आएगा बताइए? लॉर्ड रिपिन आएगा। ध्यान देना, लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनगणना शुरुआत की थी, लेकिन व्यवस्थित तरीके से अगर जनगणना की शुरुआत किसी ने की थी तो 1881 में लॉर्ड रिपिन ने। ठीक है, इसने जो जनगणना मतलब जो इस स्टार्ट की थी, तो उसको मतलब कैसे तरीके से बताइए? व्यवस्थित तरीके से। और उस समय बोला गया कि हर 20 साल में क्या होगी? जनगणना, जिसको आगे चल करके वर्तमान में हम लोग ने क्या बोल दिया कि हर 10 साल में होगी। जैसे 2011 में हुई थी ना, तो अगली जनगणना होनी थी 2021 में, लेकिन 2020 में आ गया कोविड, तो उसके कारण वो जनगणना नहीं हो पाई। ठीक है, अब वही जनगणना चालू होने का काम क्या है? शुरू हो गया है। अब जा करके तो वही प्रचार प्रचार किया जा रहा है ना कि बीएलओ आएगा आपके यहाँ, आप पूछेगा घर में कितने सदस्य हैं, क्या है, तो सब आप बताइएगा, है ना? तो अब उसके लिए संसाधन इकट्ठा किए, उस समय तो कोविड से लड़ रहे थे, तो इसलिए उसका पोस्ट इफेक्ट में 21 की जगह अब जा करके हो रही है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया है ना?
तो अब जब ये आया तो बहुत ज्यादा भारत में क्या हो रहा था बताइए, विरोध हो रहा था। किसका विरोध हो रहा था? आपने सब देख लिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, लिटन का, ये एक तरह से 144 कह सकते हैं, समझ रहे हो, वर्तमान की 144 कह सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। तो जब ये आया तो भारत में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था, ठीक है। इसी के साथ इसी के साथ इंग्लैंड में भी, ठीक है, इंग्लैंड में भी विरोध होने लगा। क्या विरोध होने लगा? कुछ उदारवादी लोगों ने बोला कि भैया भारत को ऐसे परेशान करोगे तो वो हाथ से क्या है बताइए, चला जाएगा, लोग क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। तो भारत में भी होने लगा। और इंग्लैंड में क्या है बताइए, विरोध, और बोलने की यार ये कैसे ये लोग शासन प्रशासन चला रहे हैं यार, भारत सचिव वहां बताएगा महारानी को कि नहीं बताएगा। लेकिन इसी समय एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, इसी समय मतलब जो है, तो एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और वो चेंज क्या रहेगा आप लोगों को पता है? वो चेंज यहां पर ये रहेगा कि 1881 में इंग्लैंड में चुनाव होगा। 1881 में इंग्लैंड में क्या होगा, चुनाव होगा। और इस चुनाव में सत्ता परिवर्तन, जैसे हमारे यहाँ रहता है ना कि बीजेपी है तो कांग्रेस आ गई, तो यहाँ पे क्या हो गया बताइए, सत्ता परिवर्तन। अब जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो इन लोगों ने बोला कि जो पुरानी पार्टी थी तो वो यहाँ पे बहुत गलत गलत काम की है, तो हम लंबे समय तक भारत को लूटना चाहते हैं, तो नाम मात्र के लिए ये कुछ सुधार लाएंगे यहाँ। लेकिन वो जो सुधार लाएंगे ना, तो उसका विरोध, सुधार कौन लाएगा? अंग्रेज, और उसका विरोध अंग्रेजों को ही करना पड़ेगा। कैसे, समझिएगा। तो अब ये लोग सुधार लाएंगे कि नहीं लाएंगे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है, पार्टी चेंज हुई है, तो बोले पुरानी पार्टी बहुत क्रूर थी, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंग्लैंड के लोगों को आश्वासन देते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम भारत में भी सुधार करेंगे। तो हालांकि ये करता तो सुधार है, लेकिन इसका रिजल्ट इन लोगों को ही देखना पड़ता है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मतलब जो है, एक जज अधिनियम लाया जाता है, ठीक है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, रिपन आया है, और रिपन आया है 1881 में, तो क्या हुआ है, सत्ता परिवर्तन, और सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए भारत में क्या किया जाएगा बताइए, सुधार किया जाएगा। तो इस सुधार को करने के लिए क्या लाएंगे ये लोग, जज अधिनियम लाएंगे, ठीक है। क्योंकि भारत के लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि जज सीधे काला पानी की सजा दे देता था, मैंने बताया ना आप लोगों को कि जज सीधे क्या दिया करता था, काला पानी की सजा दे दिया करता था। तो यहाँ पे ये जज सुधार अधिनियम के प्रावधान क्या थे समझिएगा। इसके प्रावधान ये थे कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति है तो उसका जो मामला रहेगा, तो उसको कौन देखेगा बताइए, यूरोपीय जज देखेगा, ठीक है। और कुछ सीमित मात्रा में हमारे यहाँ भारतीय जज भी हैं, याद करो आईसीएस 1864, सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद आ गया। तो सीमित मात्रा में कुछ यहाँ पे भारतीय जज भी हैं, तो उनको यहाँ पे, अगर भारत, तो उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। अगर मामला किसका है बताइए, भारतीय का, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, यूरोपीय। अगर वहां पे वो अवेलेबल नहीं है, तो चूंकि ये सीमित मात्रा में है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर मामला किसी यूरोपीय का है, किसका है बताइए, यूरोपीय का है, तो उसे कौन देखेगा, ओनली यूरोपीय जज देखेगा। कौन देखेगा, ओनली यूरोपीय जज देखेगा, भारतीय जज किसी भी कीमत पर नहीं। समझ में आ गया ये, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत क्या बोला गया कि अब यूरोपियों का भी मामला, इनका मामला यूरोपीय के साथ साथ कौन बताइए, भारतीय भी देख सकता है। इससे कौन नाराज हो जाएगा, यहाँ पे बैठे सभी अंग्रेज लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे कि ये हमारी प्रतिष्ठा का क्या है बताइए, हनन है। ये हमारी प्रतिष्ठा का हनन क्यों है, इसलिए है क्योंकि हम भारतीय जज के पास जाकर के माय लॉर्ड नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे। और भारतीयों को बहुत ही सीमित मात्रा में यहाँ प्रशासन शासन में लिया गया है, क्यों, सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहां से समझ में आया कि इनके तो खून में ही भारतीयों के प्रति नफरत है यार, और ये लोग हम ही पे राज कर रहे हैं। समझ में आया। तो यहां से क्या हो गया बताइए, यहां से समझ में आया कि अंग्रेज हम पे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, और अंग्रेज इसका भारी मात्रा में क्या करेंगे,
विरोध करेंगे। क्या करेंगे बताइए? विरोध करेंगे कि ये यूरोपीय का मामला कौन देखेगा, केवल यूरोपीय देखेगा। अब इसके पीछे का एजेंडा कुछ और था कि जो भी यूरोपीय व्यक्ति रहता था जाके यूरोपीय जज से सेटिंग कर लेता था। तो भ्रष्टाचार आज से नहीं चल रहा है, सिस्टम अंग्रेजों का है। भ्रष्टाचार अंग्रेज कर रहे थे, सिस्टम भारतीयों का, सॉरी, आज आ गए हैं भारतीय, सिस्टम अंग्रेजों का है। तो सीनियर से वो चीज कैरी ऑन कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? आज भी कहीं कोई मामला होता है तो सबसे पहले किसको सेट किया जाता है? जज को। आ रहा है समझ में? है ना? मैं भारतीय, कुछ मतलब भारत में कुछ ऐसे वकील हैं जिनको कहा जाता है कि आप मर्डर कर दो, हमारे जबलपुर में ही या सुप्रीम कोर्ट में ही, कि भैया तुम फलाना इतना कुछ पैसा दे दो, मर्डर कर दो, वो जज तुम्हें क्या कर देगा बताइए? माफ कर देगा। क्यों? सेटिंग। वकील आजकल क्या बन गया है? वकील वकालत नहीं कर रहा है, सेटर बन गया है। सेटर मतलब समझ रहे हो? सेटिंग। पहले एक्चुअल वकालत होती थी भारत में, जो बहस करता था उसकी बहस देखी जाती थी। आज ये देखा जाता है कि कौन सा वकील जज को ज्यादा पैसा देता है, तो उसी की क्या बोलती है? तूती बोलती है। और उसी जज का इतना, वो वकील का इतना ज्यादा नाम हो जाता है कि सारे केस उसके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से जज को सेट किए हुए हैं। तो यहाँ से क्लाइंट आया उसी वकील के पास। जैसे मान लो कोई भी एक्सीडेंट का केस हुआ है, अगर घातक है तो तुम शहर में किसके पास जाओगे? जो उसका सबसे जाना माना वकील है। और उसी के पास क्यों जाओगे? क्योंकि उसने जज को क्या करके रखा है? सेट करके रखा है। आप जाओगे, जब उसकी कार्यप्रणाली देखोगे, बोलेगे ये तो केसिंग में नहीं जाता, ये तो अपने जूनियर को भेज रहा है यार। फिर भी बोल रहा है हाँ हाँ ठीक है, काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज यूरोपियों के साथ था ना, कि भारतीय जज को तो नहीं सेट कर पाएंगे और उसको माई लॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने विरोध कर दिया, और विरोध ही नहीं बल्कि विद्रोह कर दिया कि ये जो नई सरकार है ये गलत नियम ला रही है। इंग्लैंड में इतना ज्यादा विद्रोह हुआ, इसी को हम जानते हैं श्वेत विद्रोह के नाम से। श्वेत विद्रोह क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंग्रेज लोग कर रहे थे और वे गोरे होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? श्वेत विद्रोह। समझ में आया? तो भारतीयों के सुधार के लिए लाया गया ये, लेकिन विरोध किसने कर दिया? गोरों ने। तो श्वेत विद्रोह। तो भारतीय जनता में क्या मैसेज जाएगा? कि ये तो हमें बहुत ही ज्यादा नीचा समझते हैं। और समझते क्या हैं? वो लोग तो ऐसा करते ही थे। समझ में आया? ठीक है। अब इसी के, ठीक है, इसी इसी को हम जानते हैं इलबर्ट विधेयक के नाम से। किस नाम से जानते हैं? इलबर्ट विधेयक के नाम से। समझ में आया? तो ये लॉर्ड रिपन के समय जो इलबर्ट विधेयक आया था, यानी कि जज अधिनियम आया था, ये आया तो अच्छी चीज के लिए था। लेकिन यहां पे जो अंग्रेज राज कर रहे हैं उन्होंने ही क्या कर दिया? विरोध कर दिया। तो इलबर्ट बिल से अंग्रेजों की यहां पे पोल खुल गई कि ये हमारे सुधार के लिए नहीं बैठे हैं, ये अपने लाभ के लिए बैठे हैं, केवल फायदे के लिए बैठे हैं। समझ में आया? ठीक है। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? ये सबका परिणाम यहाँ पे ये निकलेगा कि हमें आवाज उठानी है। किस किस का यार? देख लो आप लोग, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, इलबर्ट विधेयक हो गया। तीनों को समझ लिए? ये तीनों एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है। तो इनका रिजल्ट क्या हुआ? यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? लिटन हो गया, लिटन के बाद प्लस रिपन हो गया। इन दोनों ने मिल करके क्या की बताइए? कार्यवाही की। तो इनकी कार्यवाही से जनता में क्या हुआ बताइए? बहुत ज्यादा आक्रोश हो गया। तो जनता में क्या हो गया बताइए? आक्रोश हो गया बहुत ज्यादा। तो जब आक्रोश हो गया तो इन्होंने बोला कि हम अपनी क्या उठाएंगे? आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे। और हम ऊपर में जो बैठे अंग्रेज लोग हैं उनको बताएंगे, सीधे भारत सचिव को बताएंगे, वायसराय को बताएंगे, और सब मिलकर के आंदोलन करेंगे कि सुधार किया जाए। तो आवाज उठाने के लिए बड़ा जनमानस चाहिए कि नहीं? तो यही आवाज उठाने के लिए एक संस्था का गठन किया जाएगा जिसका नाम है कांग्रेस। तो समझ में आया किन परिस्थितियों में कांग्रेस का उदय होता है, या किन परिस्थितियों में कांग्रेस का गठन होता है, या कांग्रेस की उत्पत्ति के तात्कालिक कारण क्या है? दीर्घकालिक में तो 18वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 1857 की क्रांति आ जाएगी। लेकिन तत्कालिक कारण में लिटन प्लस रिपन की क्या है? कार्रवाई। दैट इज वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट,
आर्म्स एक्ट इल्बर्ट विधेयक। समझ में आया? तो इस कारण से कांग्रेस की क्या होगी बताइए, स्थापना होगी, है ना। फिर से हम आते हैं। आप फिर से प्रश्न पूछोगे कि आखिर बुद्धिजीवी क्या कर रहे हैं 18वीं सदी के। तो 18वीं सदी के जो बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो ब्रह्म समाज से संबंधित हो, चाहे वो प्रार्थना समाज से, आप देख रहे हो ना, वहां से चालू हो रहा है ब्रह्म समाज 1828 से, तो सुधार यहाँ 1900 तक हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? क्योंकि ये लगातार पुनर्जागरण का काल चल रहा है। पुनर्जागरण मतलब भारत के लोग क्या हो रहे हैं बताइए, जागरूक हो रहे हैं। इसी के साथ समाचार पत्र से अंग्रेजों की पोल खुली कि नहीं, उसके बाद लिटन रिपन की कार्रवाई से अंग्रेजों की पोल खुली कि नहीं खुली, तब इन लोगों को एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं, तो गुलाम है तो हमें आजादी चाहिए, तो आवाज उठाएंगे, ये सब प्रतिबंध नहीं चाहिए, तो हमें आजादी, और आजादी के लिए क्या चाहिए बताइए, एक संस्था चाहिए। तो इसलिए किसका गठन होगा बताइए, कांग्रेस का गठन होगा। तो समझ में आया? अब हम देखते हैं कि क्या कांग्रेस ही पहली संस्था थी क्या? इसके पहले भारत में कोई संस्था नहीं थी। आ रहा है समझ में? तो आखिर कांग्रेस का कैसे मतलब गठन होता है, अब इस चीज को हम समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीधे कांग्रेस आ गई। कांग्रेस के पहले भी कई सारे संगठन अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मुद्दों को लेकर के लड़ रहे थे, और उनको सबको मर्ज कर दिया गया और एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बना दी गई, और उसका नाम क्या दिया गया, कांग्रेस। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था, ठीक है, आज कांग्रेस बना देते हैं, बस मुश्किल से 10 मिनट लगेगा कांग्रेस को बनाने में, और फिर पढ़ेंगे कि कांग्रेस कल कैसे काम करेगी। ठीक है, तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था मतलब कांग्रेस के पहले कौन सी संस्था बनी थी? अब देखिए यहाँ बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत अलग अलग सोसाइटी और संस्थाओं को रटते बैठे रहते हो, बार बार रटते हो, भूल जाते हो, बार बार रटते हो, भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि उसके बनने के पीछे का उद्देश्य पता नहीं रहता है ना। तो आज हम उसके पीछे बनने का उद्देश्य जानेंगे, और आप बड़े आसानी से समझ लोगे। क्यों? क्योंकि आप 18वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ चुके हो, ये वहां से जुड़ा है। संस्था को कौन बना रहा है मालूम है? 18वीं सदी के बुद्धिजीवी बना रहे हैं। 18वीं सदी का धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन बना रहा है। बैकग्राउंड सबका समझ रहे हो ना, पैरेलल में क्या क्या हो रहा है चीजें। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संस्था, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था में कि चूंकि 1857 की क्रांति के बाद से एक राष्ट्रीय एकता हुई है, और राष्ट्रीय एकता में लोग अपनी बात को कहने के लिए मतलब क्या है बताइए, एक संस्था चाहते हैं। तो इसके पहले भी क्या कोई संस्था थी क्या? इसके पहले भी कुछ लोगों ने अपनी आवाज उठाई थी क्या? तो इस चीज को हम जानते और समझते हैं। तो इसके पहले भी कई संस्था बनी थी। जैसे सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है, मैं आपको बता दूं, ये भी ब्रह्म समाज से शुरुआत होगी। सब शुरुआत ब्रह्म समाज से होगी। 1828 में जब आप समझे राजा राम मोहन राय को क्यों कहते हैं ये एकता, अग्रदूत, पुनर्जागरण, इतना सब क्यों कहते हैं? समझ में आ रहा है? सब वहां से। अच्छा, जब हम लोग पहले पढ़ा करते थे तो हम लोग सोचते थे यार कि ये 18वीं सदी का धार्मिक सामाजिक सुधार अलग है, 1857 की क्रांति अलग है, फिर कांग्रेस का अलग से अचानक से आ जा रही है कहीं, क्योंकि इनके बीच की लिंकेज वगैरह जो है तो पता नहीं रहती थी। समझ में आ रहा हो, है ना। तो अब समझ में आ रहा है कि सब ब्रह्म समाज से उदय हो रहा है। तो 1828 में मतलब जो है, तो ब्रह्म समाज का जब स्थापना हुई थी, कौन हुआ था बताइए, ब्रह्म समाज। तो यही ब्रह्म समाज में जो राजा राम मोहन राय थे, तो इन्होंने ही सबसे पहले क्या लिखना शुरू किया था बताइए, पत्र और पत्रिका लिखना शुरू किया था, और विचार वगैरह संप्रेषित करना शुरू किए थे। बताया था ना राजा राम मोहन राय। अब यही यही इन्हीं के अनुयायी, यानी कि इसकी स्थापना कौन करता है, राजा राम। तो राजा राम के जो शिष्य रहते हैं, इन्हीं के जो शिष्य रहते हैं, यानी ब्रह्म समाज के जो क्या रहते हैं, सदस्य रहते हैं, जो अनुयायी रहते हैं, तो वही एक संस्था की स्थापना करते हैं, जिसका नाम क्या रहता है बताइए, बंग भाषा प्रकाशन संस्था। बंग भाषा प्रकाशन संस्था। राजा राम मोहन राय इनको मोटिवेट करते हैं कि भैया तुम लोग भी लिखो, मैं तुम लोगों की क्या करूंगा, मदद करूंगा। और ये इसमें इसमें ये लोग क्या करते हैं, ये 1836 में बनती है। कब? 1836 में। राजा राम मोहन राय के जाने के बाद इन लोगों को लगता है, सब समझ में आता है कि 33 में राजा राम मोहन राय गए हैं, समझना इसका बैकग्राउंड समझना पूरा। 33 में उनकी डेथ हुई है, और 35 में मैकाले की शिक्षा आई है। और मैकाले की जो शिक्षा नीति है 1835 में, वो पूरी तरह से भारतीयों की विरोधी है ना। क्योंकि मैकाले कहता है इनको अंग्रेजी पढ़ाओ सबको,
और अंग्रेजी इतना ही पढ़ाना इन लोगों को जितने की में ये बाबू की नौकरी कर पाए, इनको कोई व्यावसायिक शिक्षा मत देना। इंजीनियरिंग, एमबीए, पॉलिटेक्निक ये मत कराना, ये अभी चालू नहीं हुआ है, ये आगे चल करके चालू होगा। जब चीनी उद्योग में कुछ टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ेगी तब हमें व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। जब चाय के बागानों में कुछ सुपरवाइजर की आवश्यकता पड़ेगी तब खेती से संबंधित कुछ शिक्षा दी जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई कहे कि अंग्रेजों ने हमारा उद्धार किया, तो नहीं, उन्होंने खुद का उद्धार किया। ठीक है, क्लियर है? तो अब समझना बात को यहाँ पे। तो इसी समय 1835 में क्या आई है बताइए? मैकाले का जो है तो शिक्षा शिक्षा पद्धति आई है। तो इसी इसी का जो है तो विरोध किया किसने? ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय के अनुयायियों ने किया। तो इसी इसी के इन्हीं नीतियों का, इन्हीं की मतलब नीतियों का क्या किया? आलोचना की। तो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी तो इन्हीं की नीतियों की आलोचना की, और इसी को लिखने के लिए इन्होंने पत्र पत्रिका के क्या किया बताइए? प्रकाशन किया। तो यानी कि बंग भाषा प्रकाशन संस्था का उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो क्या है बताइए? अंग्रेजों की नीति, और कौन सी नीति थी वो? मैकाले की शिक्षा पद्धति, उसकी आलोचना। यहां से शुरुआत हो गई कांग्रेस की बनना। समझ में आ रहा है बैकग्राउंड कहां से शुरुआत हो रहा है? ब्रह्म सभा से, बंग भाषा प्रकाशन संस्था से। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद क्या हुआ? आप सभी को पता है कि बंगाल में जमींदारों, मतलब क्योंकि सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया था, और सूर्यास्त के नियम में अगर वो आप टैक्स नहीं दे पाएगा जमींदार, तो उसकी जमींदारी छिन गई। तो जमींदारी छिन गई तो जमींदार में आक्रोश है कि नहीं है बताइए? तो इसलिए जमींदार के अधिकारों का अतिक्रमण हो गया बाय द रूल ऑफ सनसेट। हो गया कि नहीं हो गया बताइए? तो इसलिए जमींदारों ने अपने अधिकारों के अतिक्रमण जो हुआ है तो उसकी रक्षा के लिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनाएंगे। तो बंगाल में क्या बनेगी? अब दूसरी संस्था बनेगी हमारी, दैट इज लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनेगी। ठीक है? और आपसे कोई पूछ दे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था या उसका एम क्या था, तो जो जमींदार थे, तो मैंने बताया ना कि जमींदार के जो उसके पावर थे, अधिकार थे कि जमीन भैया उसकी रहेगी, तो उसका क्या अंग्रेजों ने क्या कर दिया? उसका अंग्रेजों ने क्या कर दिया बताइए? अतिक्रमण। ठीक है? और आप सब पढ़ चुके हैं बैकग्राउंड में, सनसेट लॉ आपने देखा था। ठीक है? तो अतिक्रमण कर दिया तो जमींदारों की जमींदारी छिन गई, तो जमींदार सब आपस में इकट्ठे हो गए। अब बोले कि अब हम इस अंग्रेजों की नीति का क्या करेंगे बताइए? आलोचना करेंगे। और इसकी स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर। कौन है? ब्रह्म समाज के अध्यक्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब कहां से पैदा हो रहा है? ब्रह्म समाज से। कांग्रेस भी कहां से पैदा हो रही है? ब्रह्म समाज से। समझ रहे हो? ठीक है? तो इसकी इसकी स्थापना किसने की थी? द्वारका नाथ टैगोर। और द्वारका नाथ टैगोर का मैंने फैमिली ट्री बता दिया है कि नहीं बता दिया है? तो इसलिए उनके किसी भी सदस्य को आप नहीं भूलोगे, और किसने क्या क्या किया। यहाँ बैकग्राउंड में सबसे शुरू में आपको बताया था कि नहीं बताया था बताइए? ये फैमिली ट्री आ गया, ये द्वारका नाथ टैगोर। यहाँ पे लिख दो लैंड होल्डर्स सोसाइटी, एक साथ एक पेज में लिख दोगे, सब याद रहेगा, कहीं से कोई अलग से फैक्ट ना भूलेगा ना याद करना पड़ेगा। ठीक है? चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। ठीक है? क्लियर है? मतलब पढ़ो तो ऐसा क्लियर कट पढ़ो ना कि जीवन में दोबारा इस जन्म में इतिहास पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है? तो ये द्वारका नाथ टैगोर हो गए। ठीक है? लेकिन इसमें बताओ कौन लोग शामिल होंगे? सारे जमींदार नहीं, केवल कुछ ही जमींदार जिनके साथ क्या हुआ है? शोषण। अब आप ये बताओ मेरे को कि जमींदार के साथ शोषण हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये बताओ कि जो आम जनता है उनके साथ भी तो शोषण हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है? अब आम जनता में कौन है? किसान हो गया, मजदूर। किसान के साथ कैसे शोषण हुआ है बताइए? है ना भैया? किसान अकाल पड़ गया तो टैक्स नहीं दे पाया जमींदार को, तो जमींदार से छीन लिया किसने? अंग्रेज ने। तो जमींदार का सबसे ग्राउंड लेवल में कौन? किसान। मजदूर से क्या छीन लिया गया? इन्होंने क्या बोला कि अपने फिनिश प्रोडक्ट यहाँ लाए, तो मजदूर उनसे कम्पिटिट नहीं कर पाया। बोले कि भैया इनका शर्ट और कोट क्या है बताइए? ज्यादा अच्छा है, मशीन का बना है। तो उद्योग नष्ट हुए, तो मतलब मजदूर नष्ट हुए कि नहीं? तो किसान और मजदूर कौन हुए? आम जनता हुई कि नहीं हुई? तो आम जनता की हितों की रक्षा कौन करेगा? तो इसके लिए बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, सॉरी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बनाई गई। ठीक है? तो
अगली सोसाइटी जो रहेगी तो उसका नाम क्या है बताइए, बंगाल और ब्रिटिश इंडियन। कोई आपसे पूछे कि भैया इसमें आखिर ब्रिटिश इंडियन क्यों जुड़ा है, तो इसलिए जुड़ा है क्योंकि हम अंग्रेजों के क्या थे बताइए, गुलाम। रूल कौन कर रहा था, ब्रिटिश। तो इसलिए बीच में लोगों ने क्या घुसेड़ा बताइए, ब्रिटिश। बंगाल ब्रिटिश इंडियन, मतलब ये इंडियन किसके अंडर में है, ब्रिटिश। ठीक है, तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन इसको बना, और ये किसके लिए बना बताइए, आम जन के हितों की रक्षा। अब इनका मुद्दा जो जो आमजन जिससे परेशान है, ठीक है, कि हाँ भैया तुम्हारी क्या दिक्कत, तो कुछ मजदूर आके बोले ये है, कुछ किसान आकर के बोले ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना आमजन के हितों की रक्षा के लिए हुई। ठीक है, अब आगे चल करके ये जमींदारों ने सोचा कि हमारी संख्या क्या है बताइए, कम, लेकिन यहाँ आमजन की संख्या क्या है, ज्यादा। तो अगर किसी आंदोलन को या अपनी मांग को पूरा कराना है तो उसमें जनमानस ज्यादा होना चाहिए कि नहीं। गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी बताइए, बड़े जनमानस का। हालांकि बात यह कि गांधी जी का कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ, न असहयोग सफल हुआ, न सविनय अवज्ञा सफल हुआ, न भारत छोड़ो। फिर बार बार मैं बोलूंगा जब सब ठंडे बिस्तर में बैठ गए तो आजादी मिल गई, सबने ताली बजाई कि आजादी भारत को मिल गई है। लेकिन इन लोगों की भूमिका तो थी ना, दबाव बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, चलो अब ये जमींदार बोलेंगे कि ये प्लस ये, क्योंकि अगर हमें अपनी बात मनानी है, ये पढ़े लिखे हैं, तो जनता ज्यादा इकट्ठा करो। जनता ज्यादा कहां से आएगी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से। तो इन दोनों को मर्ज करके 1851 में एक नई संस्था बना दी जाएगी। दोनों को क्या कर दिए बताइए, आपस में मर्ज कर दिए इसको बड़ा स्वरूप देने के लिए, और उसका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम रखे, नया नाम, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और इसका ये क्यों बनाया गया, क्योंकि अपनी मांगों को अगर सरकार से मनवाना है तो दबाव डालना पड़ेगा। दबाव के लिए जनमानस ज्यादा चाहिए। जनमानस कहां से मिलेगा, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन से मिलेगा। तो इसलिए इसका नाम अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो 1851 में क्या बनेगी बताइए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाएंगे राधा कांत देव बनाए जाएंगे। कौन बनाया जाएगा, राधा कांत देव बनाए जाएंगे। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था, आम जनता को आंदोलन में शामिल करना। यानी इसका उद्देश्य क्या है भैया, जितनी भी जनता है इन सभी को शामिल करना है। कहां पे शामिल करना है भैया, जो भी आंदोलन करेंगे अपनी मांग के लिए उसमें शामिल करना है। ये इनका क्या हो गया बताइए, एम हो गया। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे। अभी तक क्या हो रहा था देखो, कहीं कुछ जमींदार अपनी बात कर रहे हैं, कहीं बुद्धिजीवी अपनी बात कर रहे हैं, कहीं कुछ किसान बात कर रहे हैं, कहीं कुछ मजदूर बात कर रहे हैं। और अगर ये लोग विद्रोह करेंगे तो चिटपुट विद्रोह होगा। 1857 की क्रांति नो रिजल्ट। इसलिए इन सबको इकट्ठा करो, सरकार पे दबाव बनाओ, और एक बहुत बड़ी संस्था क्या करो बताओ, बनाओ। तो जिससे हम क्या कर सके बताइए, अपनी बातें मतलब इनके पास क्या कर सके, रख सके। तो समझना। अब इसी समय कुछ बहुत पढ़े लिखे वर्ग हैं, जिसमें से एक व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी। कौन बताइए, दादा भाई नौरोजी। तो ये पढ़ाई पढ़ने के लिए कहां जाएंगे बताइए, लंदन जाएंगे। क्योंकि अभिजात वर्ग से थे, पढ़े लिखे समझे। तो पढ़े लिखे समझे तभी तो ये 1866 में ड्रेन थ्योरी बताएंगे। बताएंगे कि नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि ये लंदन में, अब देखो ये सब भारत में बन रही है ना, अब एक बहुत चमत्कारिक एसोसिएशन लंदन में बनेगा। कहां पे बनेगा बताइए, लंदन में, जिसका नाम क्या रखा जाएगा आपका, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, अब इसका एजेंडा क्या होगा समझना, ठीक है। बहुत जबरदस्त यहाँ पे मजा आएगा उनकी विचारधारा जान करके, ठीक है। एसोसिएशन, ठीक है। ये जो है तो स्थापित कहां पे होगा बताओ, 1866 में। कहां पे, लंदन में। और भारत में इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया जाएगा, तो कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता में बनाया जाएगा। और इसी के साथ भारत में इसकी कई जगहों पर क्या खोली जाएगी बताइए, ब्रांचेस खोली जाएंगी। समझ में आ रहा। अब इसका एजेंडा क्या है समझना बात को, ठीक है। इसको स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम कौन है बताइए, द ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी।
आओ समझो, 1861 का एक्ट आया है, आईसीएस निकालना है, परीक्षा लंदन में होगी, तो तैयारी कहाँ होगी? लंदन में। आ रहा है समझ में? क्योंकि सिलेबस कहाँ है, नोट्स कहाँ है, टीचर कहाँ है, समझ में आया? ठीक है। तो बहुत सारे लोग जाएंगे पढ़ने एज ए स्टूडेंट, कहाँ? लंदन। क्योंकि भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, यानी भारत में जो सबसे बड़ी नौकरी है, उसको क्या करना है? निकालना। तो अब देखो, कांग्रेस के जितने लोग हैं सब यहां मिल जाएंगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में सबसे बड़े तो दादा, और यही जो दादा रहेंगे, तो जब कांग्रेस की स्थापना होगी तो दूसरे अध्यक्ष बनाए जाते हैं कि नहीं? दूसरे अधिवेशन में। पहले में तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए जाएंगे, लेकिन दूसरे में ये बनाए जाएंगे। अब देखो यहां से कौन कौन लोग जुड़े हैं, आप सुन करके अमेज्ड हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे कि यहीं से जुड़े हैं फिरोज शाह मेहता। ये भी कहाँ गए थे? पढ़ने। ये सभी छात्रों का एसोसिएशन है जो कि लंदन में बनाया गया है। तो कौन गए हैं बताइए पढ़ने वहां? फिरोज शाह मेहता। आ रहा है समझ में? आगे मिलेंगे अभी जब कांग्रेस की स्थापना होगी। फिरोज शाह मेहता के साथ साथ कौन गए हैं? इनके बेस्ट फ्रेंड, जिनका नाम क्या है बताइए? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए जाएंगे। कहां बताइए? कांग्रेस के। तो समझ में आ रहा है ये सब कहां से निकल रहे हैं? इसी के साथ यहाँ पे मनमोहन घोष जी रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब लोग लंदन गए हैं पढ़ाई करने, वहां दादा भाई ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया है, ये सब वहां पे जुड़े हैं, और ये सब लोग यहाँ पे जन जागरण का क्या करेंगे? काम करेंगे। और यहीं से दादा भाई जब खूब पढ़ाई लिखाई करेंगे तो लेख लिखेंगे 1866 में। क्या बताइए? ड्रेन थ्योरी लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो यही लोग आकर के कांग्रेस में मुख्य भूमिका निभाएंगे, यही लोग सब कांग्रेस में शामिल होंगे। समझ में आया? तो वहां का एसोसिएशन भी आके शामिल हो जाएगा। और यहाँ पे भारत में क्या चल रहा है देखो, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश, ये दोनों मिलकर के क्या बन गई बताइए? ब्रिटिश इंडियन। और इसने क्या किया बताइए? चिंगारी फैलाई, आलोचना शुरू सबसे पहले अंग्रेजों की किसने की? बंग भाषा प्रकाशन संस्था ने। ठीक है, समझ में आया? अब हमारी बनेगी क्या बताइए? कांग्रेस बनेगी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी का व्यक्तित्व इतना इसलिए महान है क्योंकि दादा भाई नौरोजी जब लंदन गए, वहां पढ़े लिखे, आईसीएस की तैयारी की, पॉलिटी पढ़े, तो उनको समझ में आया। क्या समझ में आया दादा भाई नौरोजी को? कि भैया हमारे ऊपर कौन शासन कर रहा है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में क्या व्यवस्था है बताइए? लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली में सबको, कोई भी आम नागरिक चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो दादा भाई बोले कि हम ब्रिटिश प्रजा हैं, तो हम ब्रिटिश प्रजा हैं तो मैं भी तो यहाँ पे सांसद का चुनाव लड़ सकता हूं। तो लंदन में जाकर के प्रचार करते हैं। किसका प्रचार करते हैं? अपनी सांसदी का। और वहां चुनाव जीत जाते हैं। इस प्रकार वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि जैसे हमारे यहां लोकसभा होती है, सेम वैसे ही ब्रिटेन में क्या होती है? हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन में पहले भारतीय व्यक्ति हैं जो चुनाव जीते हैं, और जाकर के क्या बनेंगे? वहां के मेंबर बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। पहले उन्होंने भारत में लोगों को जागरूक किया, लेकिन उनको यह समझ में आया कि यहां रह के कुछ नहीं होने वाला है। अगर ब्रिटेन कहते हैं कि आपके हम संसदीय प्रणाली लागू करेंगे, तो उस अधिकार से तो मेरा भी अधिकार है ना कि मैं चुनाव में खड़ा हो सकता हूं। तो सांसदी के लिए कहां जाकर के? लंदन में खड़े हो जाते हैं भारत की तरफ से। तो वहां पे उनको वहां अधिकार देना पड़ता है, तो देना पड़ता है, प्रचार प्रसार करते हैं। इस प्रकार पहले भारतीय व्यक्ति जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जिनको मेंबरशिप मिली, आपसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में, दैट इज दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और ऐसा कर करके फिर ये सब करके वो वहां पे भारत में फिर क्या करेंगे बताइए? राजनीतिक जागरण करेंगे। इतने बुद्धिमान थे वो। समझ में आया? अंग्रेजों को उन्होंने बताया कि भैया हम वहां की आपको समस्या बताएंगे, और यहाँ भारतीयों के लिए वो काम कर रहे थे। मतलब समझ गए ना उनका मतलब एजेंडा? ठीक है, क्लियर है ना? चलो, अब अब क्या होगा कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाया जाएगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट है, और यहीं से निकलेगी कांग्रेस। ये कांग्रेस की पेरेंट संस्था है। समझ में आया? इंडियन एसोसिएशन 1876 में। फिर ब्रह्म समाज बनाएगा इसे। कैसे बनाएगा मालूम है? आनंद मोहन बोस, साधारण ब्रह्म समाज। आ गया यार, सब बुद्धिजीवी क्या कर रहे हैं? सभी बुद्धिजीवी ये संस्था बना रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं ना कि क्या क्या शोषण हो रहा है। तो समाज को सुधारे। अब समाज को सुधारने के बाद देश को सुधारना है, तो जहां जहां जो दिक्कत हो रही तो आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे बताइए?
तो बिल्कुल आवाज उठाएंगे। तो आवाज उठाने के लिए यहाँ के इसकी जो स्थापना है, ठीक है, तो आनंद मोहन बोस और इसी के साथ साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, देखिएगा नाम में कंफ्यूजन मत होइएगा, एक आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी मिलेंगे, WC बनर्जी, ठीक है, और एक आपको क्या मिलेंगे बताइए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी मिलेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये अब आनंद मोहन बोस कौन है, साधारण ब्रह्म समाज वाले हैं, तो ये बनाएंगे इंडियन एसोसिएशन बनाएंगे। अब ये इंडियन एसोसिएशन का जो मतलब जो है, इसी को बोला जाता है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके जितने भी सदस्य हैं यही सब उठ करके आकर के बैठ जाएंगे कांग्रेस में, तो बन जाएगी कांग्रेस। समझ में आया, क्लियर है। अब बात यहां पर ये आती है कि इनका एम क्या था, तो इनका एम सबसे ज्यादा ब्रॉड लेवल में था। जैसे इनका एम क्या था कि अलग अलग मुद्दों में जो लोग क्षेत्रीय स्तर में बातें उठा रहे हैं उसको उठा करके राष्ट्रीय स्तर पे रखना, यानी कि जो भी मुद्दे कहां है क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय मुद्दों को, जैसे देखो बंबई का कुछ मुद्दा है, मद्रास का कुछ मुद्दा है, बंगाल का कुछ मुद्दा है, किसान का कुछ मुद्दा है, जमींदार का कुछ मुद्दा है और मजदूर का कुछ मुद्दा है, तो इस मुद्दे को उठा करके कहां पे रख देना बताइए, राष्ट्रीय स्तर पर। समझ में आया, सही एजेंडा है कि नहीं है बताइए। 1857 की क्रांति में यही तो हुआ, सब इधर उधर चिटपिट, और जितनी भी सभा संस्थाएं सब चिटपिट भटकी हुई हैं कि नहीं है, वो तो जमींदारों ने उनको वहां एक कर लिया, लंदन में वहां वो क्या है, दादा भाई नौरोजी, सब आके जुड़ जाएंगे कांग्रेस में और बन जाएगी कांग्रेस, ठीक है, क्लियर है ना। तो अब देखो इसी के बाद ये लोग बोलेंगे कि देखो भारत में अलग अलग जाति के लोग हैं, समझ रहे हो, और लोगों की विचारधारा भी अलग अलग है, अलग अलग बुद्धिजीवी 18वीं सदी में आ गए हैं, तो इन सबको हमें क्या करना है, एक मत। तो सभी जातिगत के लोगों को एक लाएंगे, सभी विचार, सभी बुद्धिजीवियों को, इनको सबको ला करके यहां क्या कर देंगे, एक मत कर देंगे कि आप लोग अलग अलग मुद्दों के लिए लड़िए, कुछ नहीं होगा, सब लोग यहां आ जाइए, यहां पे हम सबकी मांग उठाएंगे ना। अगर जाति के कारणों से कोई पीड़ित है तो दलितों की भी बात उठाई जाएगी, आ रहा है समझ में। इसीलिए तो कांग्रेस बोली जाएगी कि एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, वहां अंबेडकर भी आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, और गांधी जी भी आ जाएंगे, और हरिजनों को भी उनका अधिकार दिलवा देंगे कि नहीं दिलवा देंगे, रिजर्वेशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो कांग्रेस पूरे भारतीयों की संस्था थी, एक ऐसी संस्था थी जो सबको लेकर के चलेगी। वो तो आगे चल करके जिन्ना मुस्लिमों को अलग एक दिशा में लेके जाएंगे, नहीं तो हिंदू और मुस्लिम एक ही थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने क्या किया, बोला भैया एक काम करो, हिंदू, क्योंकि सर सैयद अहमद खां को एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं अंग्रेज, पैसा दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, अलग से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खुला लिए, तो उनको समझ में आ रहा है कि कहीं मुस्लिम हमसे अलग ना हो जाए, क्योंकि वो अंग्रेजों के समर्थक हैं, हम विरोधी हैं, तो मुस्लिम तो वहां चले जाएंगे ना उस दिशा में, तो मुस्लिमों को खींच के लाना पड़ेगा, तो हिंदू प्लस मुस्लिम एकता। अब बोलेंगे मुस्लिमों सुनो, जो भी पुरानी बातें हैं उनको भूल जाओ, और हिंदुओं तुम भी भूल जाओ, है ना, क्योंकि मध्यकाल में मुस्लिमों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया, तो बोले कि वो सब अभी भूल जाओ, क्योंकि हमारा दुश्मन एक है, और वो कौन है, ब्रिटेन। तो हम दोनों को एक मत होकर के किससे लड़ना पड़ेगा बताइए, ब्रिटेन से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे ये उठाते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि जो सिविल सर्विस का एग्जाम हो रहा है ना, दैट इज काहे का एग्जाम बताइए, ICS का, उसकी परीक्षा लंदन में ना हो, क्योंकि लंदन जाने के लिए सबके पास पैसे ही नहीं है, केवल अभिजात वर्ग ही जा सकता है, तो लंदन की जगह ये परीक्षा कहां हो, भारत में हो, और इसकी ट्रेनिंग भी कहां पे हो बताओ, भारत में हो, लंदन में ना हो, कहां पे हो बताइए, भारत में हो। समझ में आया, ये मुद्दे को ले लिए, सभी मुख्य मुद्दे को ले लिए कि नहीं ले लिए बताइए, पूरी तरह से आ रहा है समझ में। और इन्होंने बोला कि भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है, क्यों, क्योंकि ये अंग्रेज है, और अंग्रेज की ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग बताइए, अंग्रेज लोग, भारतीय लोग बहुत सीमित संख्या में, भारतीय ज्यादा क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि लंदन जाना पड़ेगा ना, पैसा चाहिए, संसाधन नहीं है, तो इसलिए इसकी परीक्षा कहाँ की जाए, यहाँ। और इस ब्यूरोक्रेसी में ये लोग बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखो क्या प्रॉब्लम जा रही है, दो प्रॉब्लम जा रही है, ठीक है। एक तो ब्यूरोक्रेसी जो हमारी है, IAS IPS ये सब, इसमें कौन लोग हैं, अंग्रेज लोग, तो ये लोग क्या, इनको किससे मतलब है, पैसा,
इसलिए दिन रात क्या कर रहे हैं बताइए, भ्रष्टाचार। और दूसरी चीज, ये लोग भारत की समस्या कभी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि भारत की समस्या अंग्रेज समझेगा कि भारतीय समझेंगे बताइए, है ना। यहाँ ब्रिटेन के लोग नहीं समझेंगे, बल्कि कौन समझेंगे बताइए, इंडियन। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में कौन होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, क्योंकि इनका उद्देश्य सब भ्रष्टाचार तक सीमित है। तो ये भ्रष्टाचार करना शुरू किए थे, इसलिए आज भी आईएएस आईपीएस भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना, 150 करोड़ पकड़ाया गया। एक कोई आईएएस है, एथिक्स पे बुक लिखे, वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक तरफ एथिक्स पे बुक लिख रहे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो भ्रष्टाचार कहाँ, ये अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों की ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार करेगी। अब भारतीय लोग शामिल होंगे तो भारत के लिए काम करेंगे, देशभक्ति की भावना आएगी तो भ्रष्टाचार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन आज फिर भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। क्यों हो रहा? क्योंकि व्यक्ति सेल्फ सेंटर हो गया है। अब व्यक्ति को चाहिए केवल मटेरियलिस्टिक लाइफ और पैसा। तो बहुत अच्छा एजेंडा ये सब उठाया इन लोगों ने। तो जब ये एजेंडा उठाया कि ज्यादा से ज्यादा किसको शामिल किया जाए बताइए, यहाँ पे इन लोगों को शामिल किया जाए, तो इसी के सभी, चूंकि इसमें एजेंडे ज्यादा थे, लोग ज्यादा थे, तो इसी को बना दिया जाता है कांग्रेस। कब? दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को इसी को बना दिया जाता है क्या? कांग्रेस। तो इस प्रकार से हमारी कांग्रेस बन गई। तो अब समझ में आया कि कांग्रेस कहां से आ रही है। क्लियर है? ठीक है। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए कि जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार जमींदारों के लिए द्वारकानाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी बनाए हैं, तो उसी प्रकार महाराष्ट्र के पूना में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो अन्याय किसके साथ महाराष्ट्र में? अन्याय मैंने बताया था ना कि बंबई में लागू होगी मद्रास के बाद, बताया था कि नहीं बताया था? तो बंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो अन्याय किसके साथ? किसान। तो महाराष्ट्र के पूना और प्लस बंबई में क्या हो रहा है? किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या अत्याचार हो रहा है, आप समझ रहे हैं? ज्यादा टैक्स, इतना अन्याय हो रहा है कि इनको बोले कि तुम 55% राजस्व दोगे, टैक्स। तो इसके लिए एक व्यक्ति है जो वहां पे जज थे बंबई में, महा एमजी रानाडे। पढ़ाया था आप लोगों की नहीं? ये वही एमजी रानाडे हैं, महादेव गोविंद रानाडे, जो 1867 में आपका जो प्रार्थना समाज बनेगा, जिसे पांडुरंग बनाएंगे, आत्माराम पांडुरंग, उसको आगे चल करके ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो ये 1870 में पूना सार्वजनिक सभा बनाएंगे। ठीक है। तो इनका कांटेक्ट किससे है वहां? इसके पहले आत्माराम पांडुरंग तो ब्रह्म समाज से कांटेक्ट है, तो इनका भी कांटेक्ट था। तो बंगाल से पत्राचार हुआ, तो बोले कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां करेंगे? तो बोले कि पूरा खाना पीना, मीटिंग, समोसा, चाय, सबकी व्यवस्था करेगी पूना सार्वजनिक सभा। इसलिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होगा। लेकिन पूना में फैल जाएगा प्लेग, महामारी। तो इसलिए एमजी रानाडे बोलेंगे कि यहां पे बहुत ज्यादा प्लेग फैला है, तो इसलिए पूना की जगह हम कहां कर लेते हैं, बगल में जस्ट बंबई है तो बंबई चलते हैं। तो फिर ये अधिवेशन पूना में ना हो करके कहां पे होगा? बंबई में। तो कल हम इसकी करेंगे स्थापना, और कांग्रेस का एजेंडा और इसके उद्देश्य। ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे कि आखिर कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके क्या क्या उद्देश्य थे। उसके उद्देश्यों को लेकर के हर साल एक मीटिंग होती थी, और फिर आंदोलन चलाया जाएगा। कौन सा? राष्ट्रीय आंदोलन। क्योंकि अब सब लोग क्या हो गए हैं, इस सभी संस्था के लोग एक हो गए हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं कल।